हेलो 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 एवरीवन, यस, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं अपने 10th क्लास के बच्चों का, कोर्स ए और कोर्स बी पढ़ने वाले 10th के बच्चों का दिल से स्वागत करती हैं आपकी लाली वर्मा मैम। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूं, सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है? तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए। यस, हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और एक बात आपके लिए कहना चाहूंगी कि खुद पर रखो यकीन तो नहीं असंभव कुछ भी, खुद पर रखो यकीन तो नहीं असंभव कुछ भी। देखना इस बार इतिहास रचोगे तुम भी। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपको रचना है इस बार हिंदी में एक नया इतिहास, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, वो होने वाला है इस बार। कैसे? क्योंकि मैं देख रही हूं कि कई दिनों से बच्चे हिंदी की मैराथन, हिंदी की लाइव क्लास, हिंदी के लाइव सेशन, OMG बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आपका एक्साइटमेंट मुझे रिजल्ट में दिखना चाहिए। सो आवाज क्लियर आ रही है, बहुत बढ़िया, सुनाई भी सबको दे रहा है, मैं दिखाई भी सबको दे रही हूं। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो आपको रखना है बात यहां पर माइंड में एंड तक। क्या है वो? कि अब ये है हमारा फाइनल रिवीजन रचनात्मक लेखन और अपठित बोध का। समझ में आया? तो अपठित बोध और रचनात्मक लेखन जो है ये है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए मैं कहूंगी आपसे, मैं चाहूंगी आपसे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप जो भी बहुत जरूरी हो चैट उसी को करें, अदरवाइज किसी तरह के यहां वहां के चैट्स में बिल्कुल ना लगे। यदि आप दिखाई देंगे मुझे इस तरह से तो फिर मुझे पढ़ाने में बड़ा अजीब लगेगा कि बच्चे पढ़ने आए आपस में मस्ती करने। बट मुझे यकीन है कि आज मेरे बच्चे पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हैं और जानने वाले हैं कि रचनात्मक लेखन या अपठित गद्यांश किस तरह से आएगा, कैसे हमें सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न किस तरह से आएंगे, क्योंकि रचनात्मक लेखन हमारा बहुत विशाल है। यदि कोर्स ए की मैं बात करूं तो 20 नंबर का है, कोर्स बी की यदि मैं बात करूं तो 22 नंबर का है रचनात्मक लेखन, जिसमें पत्र, अनुच्छेद सब कुछ शामिल है। यदि अपठित अंश की बात करें हम तो कोर्स ए और कोर्स बी में दोनों में 14-14 नंबर का है। आप सोच लो आज के ये नंबर आपको कितना अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसलिए बस यस 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 बेटा, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं और ध्यान दीजिए यहां पर, यदि आप चाहें तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको जब आप बिल्कुल फाइनल टच पर जाएंगे, बिल्कुल की पॉइंट्स जो रहेंगे वो आप उसी दिन अच्छे से देख सकें कि आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है? अपने हाथ में पेंसिल और पेन रख लीजिए और देखिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या शामिल है। यस, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले यदि हम देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया है, आप देखिए अपठित बोध कोर्स ए और कोर्स बी में आने वाले हैं 2 प्रश्न 7-7 नंबर के। कोर्स ए में रहेंगे एक अपठित गद्यांश और दूसरा प्रश्न रहेगा अपठित पद्यांश। दोनों के दोनों 7-7 नंबर के हैं। यदि कोर्स बी की हम बात करें तो दोनों प्रश्न अपठित गद्यांश ही आएंगे। पहला प्रश्न भी अपठित गद्यांश, दूसरा प्रश्न भी अपठित गद्यांश, ये भी आपके 7-7 नंबर रहेंगे। कैसे करना है प्रैक्टिस वो हम अभी बताते हैं आपको, कैसे लिखकर आना है वो भी मैं बताने वाली हूं। यदि हम रचनात्मक लेखन की ओर चलें, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के लिए मिक्स में बताने वाली हूं, लेकिन चूंकि आपके पास अपना ही कोर्स है, मेरे पास दोनों कोर्स है, इसलिए कोर्स ए वाले बच्चे ध्यान से सुनिए कि आपका कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। कोर्स बी वाले बच्चे भी इसी तरह से ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। यदि मैं बात करूं सबसे पहला अनुच्छेद लेखन, ठीक है, अनुच्छेद लेखन की यदि मैं बात करूं तो कोर्स ए में है अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का। सोचो बेटा, अनुच्छेद लेखन जो आप बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, हमारे जमाने में तो हम निबंध लिखा करते थे, 10 नंबर के निबंध आया करते थे और कम से कम 5-10 पेजेस तो हम भरकर आया करते थे और बेहतरीन अच्छे नंबर प्राप्त भी करते थे। अब आपका छोटा कर दिया है, निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन कोर्स ए में आ रहा है 6 नंबर का। जो भी टॉपिक्स आएंगे उससे आपको 3 टॉपिक्स में से आपको एक चुनना है और उसमें जो संकेत बिंदु दिए रहेंगे उनका पालन करते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सभी बच्चों का, स्पर्श, अनीता, अंशिका, एंजल, कुशल, सागर, प्रथम,
भक्ति, पूजा, सबका सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो तो स्वागत के साथ ही करते हैं हम प्रारंभ आरंभ अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का कोर्स ए में, और ठीक अनुच्छेद लेखन ही कोर्स बी में आएगा 5 नंबर का। क्लियर है? कोर्स ए के लिए है 6 का, कोर्स बी के लिए है 5 का, दोनों में अनुच्छेद लेखन आ रहे हैं। यदि हम दूसरे बिंदु की बात करें पत्र लेखन की, तो पत्र लेखन कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में 5-5 नंबर के हैं। अक्सर जो आपके मार्क्स कट जाते हैं, यदि मैं प्रीवियस क्लासेस की बात करूं जो 10th बोर्ड दे चुके हैं, उन बच्चों के मार्क्स रचनात्मक लेखन या राइटिंग स्किल में ही सबसे ज्यादा कटते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपको पूरे नंबर मिले। कोर्स ए वाले बच्चे राइटिंग स्किल में 20 में से 20 नंबर लेकर आएंगे। ठीक उसी तरह से कोर्स बी पढ़ने वाले बच्चे 22 में से 22 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, पत्र लेखन दोनों में 5-5 नंबर का है। कैसे लिखना है वो आपको मैं बिल्कुल बताने वाली हूं। यदि हम बात करें स्ववृत्त लेखन की, तो कोर्स ए वाले बच्चे स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन में से कुछ एक करेंगे। या तो आप स्ववृत्त लेखन कीजिए, स्ववृत्त लेखन का अर्थ तो आप समझते ही हैं, बायोडाटा। यस, बिल्कुल सही। तो यहां पर बात मैं करूं स्ववृत्त लेखन, तो ये है हमारा बायोडाटा, किस तरह से हम सीवी जो करिकुलम वाइटे बनाते हैं वो कैसे बनाना है, और या फिर आपको लिखना होगा ईमेल लेखन। समझ में आया? तो स्ववृत्त लेखन या ईमेल लेखन ये किसका टॉपिक है? कोर्स ए पढ़ने वाले बच्चों का है। ये ध्यान दीजिए, या तो आपको स्ववृत्त लेखन लिखना है या तो आपको लिखना है ईमेल लेखन। क्लियर हुआ? अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर, वो है विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन। ये जो विकल्प दिए हैं वो सिर्फ कोर्स ए के बच्चों के लिए है, संदेश लेखन। ठीक है, या तो कोर्स ए वाले बच्चे विज्ञापन लिख सकते हैं या तो कोर्स ए वाले बच्चे संदेश लेखन लिख सकते हैं। मतलब विज्ञापन के ऑप्शन में आपको संदेश लेखन भी है, जो है आपका 4 नंबर का। यदि मैं कोर्स बी की बात करूं तो आपको विज्ञापन ही लिखना है, जो कि है आपका 3 नंबर का। समझ में आया बेटा? आपको संदेश लेखन नहीं लिखना है। आपके क्वेश्चन पेपर में विज्ञापन लेखन आएगा 3 नंबर का, और कोर्स ए वाले बच्चों का विज्ञापन लेखन है 4 नंबर का। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं सूचना लेखन की तरफ। सूचना लेखन है कोर्स बी वाले बच्चों का 4 नंबर का आने वाला है। सूचना जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नोटिस राइटिंग, वही हिंदी में है सूचना लेखन। क्लियर हुआ है? इतना इतना सबको क्लियर है? आपको अपने अपने पार्ट को क्लियरली यहां पर बिठाना है। ठीक है, यदि हम बात करें जो हमारा छठवां पॉइंट है लघु कथा या ईमेल, तो यहां पर यह है कोर्स बी वाले बच्चों के लिए। लघु कथा है कोर्स बी वाले बच्चों के लिए, ये कोर्स ए के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो कोर्स बी वाले बच्चों के लिए लघु कथा और ईमेल लेखन में ऑप्शन है, या तो आप लघु कथा लिखकर आ सकते हैं या तो आप ईमेल लिखकर आ सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि ये पूरे 5 नंबर का है। अब आप ये भी मुझे बता दीजिए कि जब हम इतने अच्छे से ये यहां पर मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो कैसे हमें 20 में से 20 नंबर नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जरूर। कोर्स ए वाले बच्चे 20 नंबर लेकर आएंगे राइटिंग स्किल में, मतलब लाएंगे। कोर्स बी वाले बच्चे 22 में से 22 नंबर लेकर आएंगे ही। लाएंगे ना बेटा? जल्दी बताओ मुझे, क्या आप सब अपने रचनात्मक लेखन और अपठित बोध में 14 नंबर, साथ ही साथ अपठित में 20 + 22 लेकर आएंगे? जल्दी बता जी। यस यस यस, बताइए। अब हम चलें आगे, तो देखो आगे यदि हम करते हैं बात, अब हम चलते हैं अपठित बोध के प्रश्न किस तरह से आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम चलते हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सुनो, अब आ गई है 7 नंबर की बारी। ठीक है, चाहे आपके कोर्स ए हो चाहे आपके कोर्स बी हो, अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न तो सबके लिए आएगा। हाँ, इस गद्यांश की जगह दूसरा गद्यांश हो सकता है, लेकिन किस तरह से आप पढ़ेंगे पूरी समझ के साथ, ताकि पूरे 7 में से 7 नंबर आपके पास आ जाएं। पहले जो 3 प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के रहेंगे, जिनमें आपको उत्तरों को चुनना होगा। चौथा और 5वां प्रश्न रहेगा राइटिंग बेस्ड, मतलब आपको उन उत्तरों को लिखना होगा। 2-2 नंबर के रहेंगे। तो अब मान लीजिए यहां लिखा है, मैं बताऊंगी, आपसे पूछूंगी कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है,
अब यहां पर लिखा है भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता और महत्व को प्रायः सभी दर्शनों और भारतीय धार्मिक संप्रदायों ने एक मत व मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि योग क्या है। योग, ध्यान, ठीक है, योग डे भी मनाया जाता है। साथ ही साथ आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि भाग दौड़ में व्यक्ति बिल्कुल अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता, लेकिन योग एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्ति फिट और हिट हो सकता है। यदि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह संसार में रहकर जीवन का सुख भोग सकता है और अपने सभी कर्तव्यों और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपने सुना ही होगा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ हैं तभी अपने सारे कार्य कर पाएंगे, जिसे योग द्वारा स्वस्थ बनाया जा सकता है। 21 जून 2015 को प्रथम बार संपूर्ण विश्व में विश्व योग दिवस मनाया गया। ये आप भी भली भांति जानते हैं। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ हो गया ये, अब हो गया। इसके बाद क्या लिखा? योग प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। पतंजलि आपने सुना ही होगा। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले ही इसका आविष्कार कर लिया, इसके महत्व को पहचान लिया, इसलिए योग पद्धति सदियों बाद भी जीवित है। योग करने से व्यक्ति की न केवल शारीरिक थकान मिटती है बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति एकदम शांति, कूल और स्फूर्ति महसूस करता है। इसलिए योग पद्धति सदियों के बाद भी जीवित है। योग करने वाला व्यक्ति अपने अंग प्रत्यंग में एक नए उत्साह, स्फूर्ति का अनुभव करता है। योग करने से शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त संचार जानते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन का बिल्कुल सही रूप से सर्कुलेट होता है और रोग मुक्त भी रहते हैं। अतः योग दिवस का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योग प्राप्त करने वाले लाभों के प्रति जागरूक करना है। मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में योग पूर्णतः सक्षम है। अब यदि हम बात करें तो देखिए प्रश्न किस तरह से आएंगे। प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा इस तरह से आएंगे। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे इसका सही जवाब देते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है। जल्दी बताइए। शरीर को स्वस्थ रखना, योग करना, मनोकामनाओं को पूर्ण करना, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहला कर्तव्य हमारा है, सबसे पहले कर्तव्य है हमारा, यस 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 यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। बिल्कुल बेटा, शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। दूसरा प्रश्न रहा आपके सामने, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि इस तरह के विकल्प आएंगे। ध्यान दो, यहां पर इस तरह के विकल्प आएंगे। केवल एक सही है, दो सही है, एक और तीन सही है। तो इनमें आपको बड़ी सोच समझकर उत्तर देना है। जल्दबाजी में उत्तर मत देना, नहीं तो हम बिल्कुल सोच समझकर भी गलत कराएंगे। इसलिए पहले पढ़ना अच्छे से। समझ लिया हमने कि योग पर आधारित है। क्या लिखा है? मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि वह स्वस्थ शरीर ही जीवन के समस्त सुख भोग सकता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो सारे सुख भोग सकता है। वह स्वस्थ रहकर ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकता, नो। वह स्वस्थ रहकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, नो। वह स्वस्थ रहकर ही जीवन की व्यस्तताओं से बच सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल दो, एक या तीन और चार। पहले का यस 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 यस, बताइए बेटा, जल्दी बताइए। तो यहां पर हाँ, यस, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तालियां मेरे बच्चों के लिए, तालियां, बहुत सही जवाब। तो पहला ही इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, कथन और कारण में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे हमेशा यही कहते आते हैं कि मैडम असर्शन और रीजनिंग में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली हूं कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। क्या लिखा है? कथन। पहले दोनों बातों को अच्छे से समझना। कथन क्या कहता है? योग का आविष्कार अर्वाचीन समय का ही है। अर्वाचीन मतलब प्राचीन शब्द सुना है? प्राचीन शब्द सुना है आपने? प्राचीन शब्द यदि आपने सुना है तो प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। प्राचीन मतलब बहुत पहले का, अर्वाचीन मतलब अभी अभी। तो क्या लिखा है? योग का आविष्कार अर्वाचीन समय का ही है। क्या योग का आविष्कार बिल्कुल अभी अभी का है? नो, आपको अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। अब लिखा है, मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में योग पूर्णतः सक्षम नहीं है।
क्या बात है। अब देखिए, अब बताइए आप, कथन एक गलत है किंतु कारण आर सही है। क्या आपको कथन पहला सही लगता है? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आपको बताना है, ठीक है? आप बताएंगे, जल्दी बताएंगे। आप बताएंगे कि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से योग पूर्णता सक्षम नहीं है। क्या पहला गलत और कारण सही है, या फिर कथन ए और कारण दोनों गलत है, या फिर कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है? आप दीजिए मुझे जवाब। अब चाहती हूं मैं आपसे जवाब। अब देखते हैं, आपने दिया ओके, दूसरा 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 दूसरा। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो कथन दिया है क्या वो अपनी जगह सही है। यदि कथन सही है तो आप कथन सही वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप देखिए, यदि लग रहा है कि कथन गलत है तो आप देखिए यहां पर कौन सा लिखा है। आपने जवाब दिया दूसरा, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। इसी तरह से सोच समझकर आप परीक्षाओं में उत्तर लिखकर आएंगे, फिर देखिए कैसे आपको पूरे 7 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको उत्तर लिखना है। योग दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? योग दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? जल्दी बताएं। योग दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? उद्देश्य बेटा इसमें लिखना है आपको। क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य मतलब उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आखिर योग दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों योग दिवस मनाया जाता है? हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। हेल्थ के लिए, ओके, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सेहत के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यस, तो योग दिवस का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योग से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि सबसे पहले अवेयरनेस लानी होगी, जागरूकता लानी होगी कि किस तरह से योग हमारे लिए आवश्यक है। योग योग योग, वही ना कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन फॉलो कितना करते हैं, हम उनका पालन कितना करते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रखता है, चंगा रखता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। पांचवा है, प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव का मतलब कि ये जो गद्यांश था वो किस पर आधारित है? केंद्रीय भाव बताओ जल्दी, ये मुख्य किस पर आधारित है, किसके इर्द गिर्द पूरा गद्यांश घूमा है, कौन है इसका सेंटर, मुख्य बिंदु क्या है इसका? तो बताइए। यस, वेरी गुड। प्रस्तुत गद्यांश में योग के महत्व के विषय में बताया है, यही है इसका सेंटर। ठीक है, बहुत सही। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है अपठित काव्यांश। अब बच्चों का यह भी कहना है कि मैडम गद्यांश तो जैसे हम तक कर ही लेते हैं, लेकिन काव्यांश में हमें परेशानी होती है या पद्यांश में हमें परेशानी होती है। अब समझिए, क्योंकि समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे तो फिर मेरी समझ में वो ना समझ है। यहां चलते हैं हम पद्यांश को पढ़ने। बताइएगा, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने से के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई उसकी कहानी। ज्ञात होता है ना इसका भेद औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मूक मतलब साइलेंट। ये जरूरी नहीं है कि समझाने के लिए सिर्फ बोलना ही पड़े, बहुत सी बातें चुप रहकर भी समझ में आती हैं। तो यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पद दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। हर सफल पंथी, पंथी मतलब राहगीर, राह पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला ही पंथी कहलाता है। तो हर सफल पंथी यही विश्वास से इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले।
है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बंदर सुंदर खिलेंगे। किसी को क्या पता कि कहां पर बाग खिलने वाले हैं, कहां पर फूल खिलने वाले हैं, कहां पर क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। सब कुछ अनिश्चित है, फिर भी आगे तो बढ़ना है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी है अनिश्चित, हमें नहीं पता है कि, तभी तो कहते हैं ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हम फिर भी नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यह किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी है अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, हमें नहीं पता है कि कब फूल खिलेंगे कब कांटे मिलेंगे, कुछ नहीं पता रास्ते में क्या होने वाला है। लेकिन क्या हम रास्ते के भय से, क्या हम कठिनाइयों की भय से चलना छोड़ देंगे? नो, हम बढ़ेंगे आगे और हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर। कौन सा ऐसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सा ऐसा, हमें नहीं पता कि हमारा साथ देने वाले जो अब तक हमारा साथ दे रहे हैं उनका अचानक ही साथ छूट जाए, या फिर हम ये भी नहीं पता कि अगले ही पल हमसे कौन मिलने वाला है, कौन हमारा साथ देने वाला है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, कुछ भी हो जाए तुम्हें बस नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। नदियों से हमें सीखना है, प्रकृति हमें पल पल संदेश देती है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, दिया बन जलते रहना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते, जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज छूट ना जाए, कहीं धीरज छूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। मनुष्य का जीवन लिया है, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमें चलना है बिना थके बिना रुके। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आपने जरूर सुनी होगी, रुके ना तू थमे ना तू झुके ना तू, है ना, कर शपथ अग्निपथ, सबने सुनी है। तो यहां पर अब हम चलते हैं प्रश्न पर, देखती हूं कि मेरे बच्चों में से कौन कौन सही जवाब देता है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश है बाट की पहचान से क्या तात्पर्य है। बाट की पहचान से क्या। यस बेटा, कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के लिए है। अब यहां पर यदि बात करूं मैं पद्यांश की, तो ये सिर्फ कोर्स ए में आ रहा है, क्योंकि कोर्स बी में दोनों गद्यांशी रहेंगे। अभी हम एक और गद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में बाट की पहचान से क्या तात्पर्य? लक्ष्य की पहचान, दिशा की पहचान, ज्ञान की पहचान, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन कितना क्या? पहला आपने कहा, पहला ओके। तो हम देखते हैं, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। बाट की पहचान मतलब लक्ष्य की पहचान। हमें लक्ष्य निर्धारण करना होगा कि हमें आखिर करना क्या है। जब तक हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होगा हम यूं ही भटकते रहेंगे। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, बिल्कुल आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। जब हम कहीं घर से यूं ही बिना कहीं ऐसे निकल जाते हैं तो हमारे कदम आराम से धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे कदम अनायास ही तेज तेज चलते हैं और हम लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए हमें लक्ष्य तो निर्धारित करना ही होगा, अन्यथा हमारा जीवन बिना नाविक की नाव के समान होगा, कभी इधर अटक गई कभी वहां। नाव में जब नाविक रहता है तो किनारे तक पहुंचाता ही है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अब देखती हूं आपको, ठीक है। काव्यांश में मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए। पहले आप ये देखिए कि जो कथन दिया है क्या वो सही है। मेरा टिक लगाने का मतलब सही नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूं मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए। क्या ये कथन सही है कि मनुष्य को अपने रास्ते की पहचान खुद करनी चाहिए? ये नहीं कि भाई तू बता दे यार, तू बता दे, तू चल तब मैं चलूंगा। नो। यस, जल्दी बताओ, यस और नो। ठीक है। अब क्या दिया है, तो मनुष्य को दूसरों के अनुभव के आधार पर मार्ग तय करना चाहिए, कि दूसरों के अनुभव के आधार पर ही हमें रास्ता तय करना चाहिए कि भाई उसने कहा, इसने कहा, इसलिए हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? या फिर मनुष्य को अन्य पथिकों का अनुसरण करना चाहिए? आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। समझ में आया? कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो पैरों के निशान छोड़ जाते हैं।
वही तो उदाहरण बन जाते हैं। मनुष्य को अन्य पथिकों का अनुसरण करना चाहिए, मनुष्य को यात्रा सरल बनाने के लिए पथ पर विश्वास करना चाहिए। क्या केवल पहला सही है? ओके, आपने जवाब दिया। अरे क्या बात है यार, मतलब सच में मजा आ रहा है आपके उत्तर देखकर, बहुत बढ़िया। और सही जवाब है पहला, जो कि आपने भी दिया है, तो अपने लिए एक जोरदार तालियां। बहुत सही बेटा। अब हम चलते हैं इसी का अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब है कथन और कारण। अपने लक्ष्य का भेद स्वयं ही खोजना पड़ता है। अपने लक्ष्य का भेद खुद ही खोजना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता। मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है। लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं। मार्ग में सुंदर जगह देखने को मिलती है। तो निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प कि अपने लक्ष्य का भेद स्वयं ही खोजना पड़ता है। क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों हमें अपना लक्ष्य का खुद ही खोजना पड़ता है? वेरी गुड खुशी, बहुत सही। तो बताइए बताइए बताइए। ओके, प्रिंस ने कहा दूसरा, मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है। और निशांत ने भी सेकंड वाला कहा, वर्षा ने फर्स्ट कहा। यस, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन ए को चुना है। इसके बारे में ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता, केवल किताबें पढ़कर ही ज्ञान मिल गया होता तो कबीरदास जी ये कभी नहीं लिखते। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्योंकि हमारे लक्ष्य के बारे में किताबों में ही नहीं लिखा रहता कि बेटा ये करो, सिर्फ यही करो। ये जीवन के मूल्य जो हैं हमें अपने बड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो बहुत सही। आगे चलते हैं। अब आपको लिखना होगा, काव्यांश के आधार पर बताइए कि पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं मिलती। जल्दी बताइए, पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं मिलती? कमॉन 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 कमॉन, जल्दी 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 जल्दी। पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं मिलती? ओके, पहला। अब बेटा आपको लिखना है बच्चे, पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं मिलती? हाँ, यस यस यस, अब भी आ सकते हैं। ठीक है, किसकी कहानी नहीं मिलती? लाइफ लेसन, मार्ग, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राज, आयुष, सफलता, लक्ष्य, ओके वेरी गुड। तो काव्यांश के आधार पर पुस्तकों में जीवन रूपी मार्ग में क्या क्या सुख दुख या क्या क्या बाधाएं आएंगी, कौन सा लक्ष्य जीवन के लिए श्रेष्ठ होगा, ये कहानी नहीं मिलती। यदि जीवन में ये कहानी मतलब किताबों में ये कहानी मिल गई होती ना कि बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, चलो यहां से चल जाओ, रास्ता सही है, तो फिर सबके सब सफल नहीं हो जाते। फिर जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही क्यों होता? ठीक है, चलो वेरी नाइस। अगला है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अब बताइए कि पंक्ति में तू शब्द किसके लिए आया है? तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, ये तू शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? किसके लिए आया है तू शब्द? तू शब्द किसके लिए आया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ओके, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, लोगों के लिए। यस, गौतम ने जवाब दिया है, मनुष्य के लिए, हमारे लिए। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। तो ये शब्द जो है वो मनुष्य के लिए प्रयोग में लाया गया है। एक और गद्यांश हम पढ़ते हैं। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाज करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता है लेकिन हम स्वीकारते नहीं हैं। वेरी गुड बेटा राज, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर बताया है कि सब के सब ये करते हैं कि ऐसा किया है, ये कानून है, ये नियम है, ये लिखा है, वो लिखा है, हमारे अधिकार ये हैं। सरकार चाहे तो कानून का पालन ना करने वालों को, कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, आपने 9th क्लास में कविता पढ़ी थी ना, कोर्स ए पढ़ने वालों ने। ठीक है, तो यहां पर यही बताया कि वास्तव में ऐसा करना असंभव है। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बगैर काम करते हैं। सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं।
है ना। राजेश जोशी जी की कविता पढ़ी थी 9th क्लास में, तो यही है। और उन्होंने ये भी बताया था कि क्यों लिखा है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसको सवाल की तरह। तो यहां यही बताया कि क्यों आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को घर के कामकाज हेतु गरीब और गांव के बाल श्रमिक ही मिलते हैं, क्यों छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया। हम सब के सब प्रश्न तो उठाते हैं, लेकिन उसका समाधान करेगा कौन? सबके सब सरकार पर ब्लेम करते हैं कि भाई सरकार जाने, सरकार जाने। सरकार भी हम और आपसे मिलकर ही बनी है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि घर में हम 3, 4 या 5 सदस्य रहते हैं, क्या हम पांचों सदस्य बराबर का काम करते हैं घर में? नहीं करते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी मम्मियों की होती है, ठीक है। वो बाहर का काम भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, और संडे की छुट्टी तो छोड़िए, संडे को उनको और डबल ट्रिपल काम करने पड़ते हैं। तो लेकिन यहां पर यह बताया कि हम सिर्फ सरकार को ही ब्लेम क्यों करें। आज आवश्यकता इस बात की कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें। और बाल श्रम, लेबर, चाइल्ड लेबर की बात की गई है बेटा, बच्चों का बचपन छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। हमें आज ही बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जहां कोई बच्चा हमें बाल मजदूरी करते ना मिले, उसकी शिकायत हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का नहीं बल्कि हमारा भी काम है, हमारा भी ड्यूटी है, फर्ज है। बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। समस्या के सभी द्वारा जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। अगर जल्दी इस समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर देगी। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, बिल्कुल, ये आप सब जानते हैं। अब चले हम प्रश्न की तरफ। सभ्य समाज में आज भी कौन सा अभिशाप व्याप्त है? तुरंत आप उत्तर दे देंगे। बिल्कुल, पहला बाल श्रम। दूसरा प्रश्न आया, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प। आप बताइए इसका क्या लिखा है? देश को सार्थक पहल करने की आवश्यकता है जिससे बाल श्रम के कारण बच्चों की शिक्षा छिन जाए। उत्तर सही से देना अच्छे से। क्या बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए, बाल श्रम के कारण बच्चों को खुशियां मिल जाए, या फिर बाल श्रम के कारण बच्चे विकलांग ना हो जाएं? अब मुझे जवाब दो, अब मुझे जवाब दो। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि देश को सार्थक पहल करने की आवश्यकता है जिससे बाल श्रम के कारण बच्चों की शिक्षा छिन जाए। क्या पहला सही है? हाँ, पहला सही है या फिर केवल दूसरा सही है? मतलब ऑप्शन पहला, लेकिन ये 1 और 2, 3 और 4 या 2 और 3, क्या जवाब देते हैं आप? जल्दी बताइए मुझे। आपने ए जवाब दिया, ऋतिक, तोशु, स्टार, अनमोल, ओके, श्लोक, कुशल, ऋषि, आंचल, अश्मीत, कार्तिक, सुजीत, शुभान। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। पहला वाला जो विकल्प है वही सही है, क्योंकि दूसरा वाला ही यहां पर सही है कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। अगला है कथन, छोटे बच्चों को सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में पसंद किया जाता है। क्या ये आपके गद्यांश में शामिल था? कथन को समझिए, अपने आप में समझिए। क्या ये हमने अभी अभी गद्यांश में पढ़ा था कि छोटे बच्चों को सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में पसंद किया जाता है? पढ़ा था। या फिर कारण दिया है बाल श्रमिक आसानी से कम पैसों में मिल जाते हैं। जल्दी बताओ, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही एक गलत है? तो कथन ए गलत किंतु कारण आर सही। कथन ए और कारण दोनों गलत। कथन ए और कारण आर दोनों सही। कथन सही व्याख्या करता है, कथन सही व्याख्या नहीं करता। कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखती हूं बेटा, मुझे अभी तक सही जवाब नहीं मिल रहा है। सही जवाब नहीं मिल रहा है बच्चों, सही जवाब नहीं मिल रहा है। यस, कूल गाय, ओके, आपने जवाब दिया है। और मुझे सही जवाब चाहिए, सही जवाब चाहिए। जल्दी बताइए कौन सा है सही। क्या कथन गलत है पहला, या फिर कथन और कारण दोनों गलत हैं, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है? कथन को पढ़ें फिर से। छोटे बच्चों को सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में पसंद किया जाता है। पढ़ा था। बाल श्रमिक आसानी से कम पैसों में मिल जाते हैं, ये भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ इनमें से? तीसरा। प्रियंका ने कहा थर्ड। ओके, प्रियंका ने कहा थर्ड, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन सही है। वेरी गुड,
वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब बेटा। अब मैं फिर से आपको असर्शन और रीजनिंग वाला हिंट देती हूं या बता देती हूं कि जो भी कथन लिखा रहेगा, बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, जो भी कथन लिखा रहेगा पहले उसको ध्यान से पढ़ना और देखना कि गद्यांश में वो किसके लिए उपयोग में लाया गया था। गद्यांश में वो कथन रहेगा ही रहेगा जो पूछा जाएगा, कारण भी रहेगा ही रहेगा। तो जब आप दोनों को अच्छे से पढ़ोगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कभी कभी ऐसा होता है कि कथन और कारण अपनी अपनी जगह सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है, यह भी आता है। क्लियर हुआ? क्या आपको कथन और कारण वाले प्रश्न क्लियर हो गए? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बच्चों। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ओके, चलो 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 चलो, हाँ स्पेलिंग एरर्स का भी मैं बताने वाली हूं। अब हम चलते हैं प्रस्तुत गद्यांश में। केंद्रीय भाव स्पष्ट करिए, किस पर आधारित ये गद्यांश है, किस पर आधारित है? तो इस पर बाल श्रम पर आधारित है और हम उसका उत्तर अच्छे से लिख देंगे। भारत के नवनिर्माण के लिए क्या आवश्यक है? इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो आज के बच्चे कल का भविष्य है, ठीक है? आपके ही हाथों में समाज का, देश की कमान आने वाली है। तो आपको अपना निर्माण, अपने अस्तित्व का निर्माण ऐसे करना है कि जो अब तक चला आ रहा है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हमें आप लोगों पर भरोसा है कि आप जब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेंगे तो भारत का नक्शा कुछ अलग ही होगा, बहुत सुंदर और अच्छा होगा, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं कवि को सर्वाधिक दुख किस बात का है, यहां पर देखते हैं। हाँ चलो, अब हम चलते हैं अनुच्छेद लेखन की तरफ, जो दोनों में आ रहा है, कोर्स ए में 6 नंबर का और कोर्स बी में 5 नंबर का। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अनुच्छेद लेखन जो है बेटा, उसमें आपको तीन ऑप्शंस आएंगे, तीन में से आपको कोई एक लिख कर आना है। लेकिन इसमें लिखने में एक बात ध्यान रखना है, वो ये कि जो भी अनुच्छेद पूछा जाएगा उसके संकेत बिंदु भी उसके नीचे दिए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे संकेत बिंदु एक एक करके उनको डिस्क्राइब करें, लेकिन इतना जरूर करना है कि आपको जो भी संकेत बिंदु दिए हैं वो आपके अनुच्छेद में शामिल जरूर हो जाएं, ठीक है? तो पहला है, तीन में से कोई आपको एक अनुच्छेद लिखना है, इतना ध्यान रखिए। किसी भी एससी ने इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देकर रखी है कि कोई भी 3 आएंगे और 3 में से आपको एक करके आना है। तो एक और बात मैं बताऊं कि आपका कहना है कि मैडम मात्राओं की गलतियां हो जाती हैं, गलत मत करना। पहली बात तो मैं हर समय बच्चों को देखती हूं कि मान लो लिख रहे हैं हाथ उन्होंने लिखा और जब मैंने देखा तो ये क्या, देखो इसको क्या, सॉरी मैम हाथ लिख दिया, हाथ। क्यों बेटा? आप जो लिख रहे हो ना उसको दिमाग से लिखो, हाथ तो केवल आपके दिमाग का ऑर्डर फॉलो करेगा, आपको लिखना वही है जो यहां है। समझ में आई बात? तो प्राकृतिक आपदाएं मान लो है, संकेत बिंदु दिए हैं भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं मतलब समझते हो नेचुरल डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कौन कौन से कारण हैं, अब बचाव के उपाय, जिसको हम निष्कर्ष या कंक्लूजन कहते हैं। तो ये सब की सब बिंदु उसमें शामिल होना चाहिए। समझ में आया? ओके, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो 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 चलो, तो अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एक और दूसरा टॉपिक आया दूरदर्शन का समाज पर प्रभाव, तीसरा आया सांच को आंच नहीं। तो आप एक और मैं अच्छी बात बता दूं आपको, यदि आपको जो भी अनुच्छेद का टॉपिक आता है उससे संबंधित यदि कोई कोट, कोई दोहा, कोई पंक्ति याद हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से वहीं से शुरुआत करिए। जैसे सांच को आंच नहीं, तो आप लिख सकते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ऐसे लिख सकते हैं। यदि दूरदर्शन का आया समाज पर प्रभाव तो आप कोई भी कोट, और हाँ मैं ये कहती हूं कि यदि आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं कोई लाइंस या कोई कुछ भी, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थात करके हिंदी में लिखिएगा। शुरुआत बेहतरीन करना, आपको पूरे 5 और 6 नंबर मिल जाएंगे।
तो सबसे पहले हमने देखा था प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या है, मैं यहां पर सिर्फ एक ही अनुच्छेद का वर्णन करने वाली हूं, बाकी आपको यह पता चल गया है कि स्पेलिंग एरर्स कैसे नहीं होंगी। जब आप शब्द को सही बोलेंगे, सही सोचेंगे तो सही लिखो। आपको पूरे आ से ज्ञ तक वर्णमाला पता है ना, कैसे आ लिखते हैं, कैसे ख, कैसे घ। बहुत से बच्चे घ, ध और छ में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये है, बताओ क्या है, बताओ क्या है। इनको सब के सब एक ही बना देते हैं, कहीं धा की जगह छ, कहीं छा की जगह घ, कहीं घा की जगह छ, ऐसा लिख कर आ जाते हैं। बेटा ये धा से धनुष वाला है, छा से छाता वाला है, घा से घर वाला है। समझ में आई बात। बहुत से बच्चे ऐसी गलती कर आते हैं। तो जो हमने वर्णमाला बिल्कुल नर्सरी क्या कहें कि जब से स्कूल जाना शुरू किया था, स्कूल से पहले भी हमारी मम्मी ने हाथ पकड़ पकड़ कर हमें सारे अक्षर सिखा दिए थे। जब सारे अक्षर हमें याद हैं, अक्षरों से शब्द बनाना हमें पता है, तो फिर मात्राओं की मिस्टेक क्यों होनी चाहिए, नहीं होगी। समझ में आई बात। चलो अब देखते हैं यहां पर, प्रकृति ने मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार के सुख प्रदान किए हैं। प्रकृति मनुष्य को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करती है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, मतलब अपने स्वार्थ में आकर या मनुष्य स्वार्थी होकर प्रकृति का अनुचित लाभ उठाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रकृति हमारी सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सकती है, लेकिन लालसाओं की कोई कभी पूर्ति नहीं कर सकता, जिसके फलस्वरूप प्रकृति क्रोधित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। ठीक है, कुछ आपदाएं स्वाभाविक होती हैं तथा कुछ आपदाएं मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। हमने कोर्स बी में पढ़ा है ना, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उसमें कितने अच्छे से बताया सब कुछ। प्राकृतिक आपदा को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसमें 1000 से लेकर 10 लाख तक लोग प्रभावित हों। मतलब प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे, जहां पर 1000 से मतलब यहां पर 1000 से लेकर 10 लाख तक लोग यदि प्रभावित हों, मतलब वो प्राकृतिक आपदा है। हाँ ओके, आपने पूछा अनुच्छेद लेखन कितने पेज का लिखना चाहिए, तो कोर्स ए में 6 नंबर का आ रहा है, कोर्स बी में 5 नंबर का आ रहा है। तो आप जो आपकी, अब देखो मैं यहां पर बताती हूं, देखो बेटा अच्छे से देखना, ये जो आपकी आंसर शीट रहेगी, ये आपकी आंसर शीट रहेगी। सबसे पहले तो आपको एक बात का दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये जो आपकी आंसर शीट रहेगी, यहां पर आपके मार्जिन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करना है आपको, जिस भी प्रश्न को आप अटेंड कर रहे हैं उस प्रश्न का नंबर जरूर लिखना। ठीक है, नंबर लिखा, मान लीजिए हम रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने उत्तर लिखा और हेडिंग दे दी अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा वाला टॉपिक आपने चूज किया है, 3 विकल्प आएंगे, जो भी 3 टॉपिक्स आएंगे कोर्स ए और कोर्स बी में, जो भी आप लिख रहे हैं यहां पर देख लीजिए कि कौन से टॉपिक को आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको बिल्कुल यहां लिख दीजिए, अच्छे से बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षर में अंडरलाइन कर दीजिए। जब आप लिखेंगे तो ये जो आपकी आंसर शीट का पेज है, ठीक है, मत करो 2-3 पेज मत भरो, क्योंकि आप जानते हो कि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। समझ में आया। तो ये जो पेज है, यदि आपने एक पेज, क्योंकि एक पेज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें सारे संकेत बिंदुओं का पालन जो करना है। ऐसा नहीं है कि मैडम क्या एक पेज लिखना जरूरी है, अरे यार ये प्रश्न मत पूछना, क्योंकि जब हम सारे संकेत बिंदु, पता है ना संकेत बिंदु क्या है, संकेत बिंदु अभी अभी हमने देखे, ये देखो, ये जैसे हम देख रहे हैं ना, ये सारे भूमिका रहेगी, प्राकृतिक आपदाओं का दुष्प्रभाव रहेगा, प्राकृतिक आपदाओं के क्या कारण है वो रहेंगे, फिर एंड में हम कंक्लूज करेंगे। तो यहां पर इन सब बातों को जब शामिल करेंगे तो एक पेज तो होगा ही अच्छे से, और यदि कभी कभी आपका दूसरे पेज तक भी चला जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये मत करना कि अनुच्छेद लेखन लिखने में ही लिखें, बाकी पेपर छूट गया। मैं फिर से बता दूं कि पेपर तो लिखना पड़ेगा ज्यादा, भाषा का, लैंग्वेज का पेपर लेंदी आता ही है। स्पीड तेज रखना बच्चों प्लीज, ज्यादा मोतियों जैसी राइटिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चींटे की टांग जैसी राइटिंग में मत लिखना। ठीक है, रीडेबल हो, पढ़ने योग्य हो, तो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा बिल्कुल अच्छे से लिखना, स्पीड लिखना। और फिर से मैं बात करूंगी कि जो भी पोर्शन खंड का ख ग घ, जो भी पोर्शन आपको सबसे इजी लगेगा उसको आप पहले कीजिएगा। और ये जो मार्जिन है, यहां पर बहुत से बच्चे इस साइड भी मार्जिन खींच देते, कहां जरूरत है भाई इस साइड मार्जिन खींचने की। हाँ, यहां से जब आए, यहां से तो इतना सा लिखकर 10 पेज लिखोगे क्या, नॉट नीडेड। यदि आप सही लिख रहे हैं तो एक पेज काफी है, सफिशिएंट है,
समझ में आई बात? तो आप एक पेज या यदि आपका जा रहा है तो यहां तक कंक्लूड कर दीजिए, खत्म। ओके, समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको लिखना है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो अब चलते हैं आगे। अभी हाल ही में आई उत्तराखंड की आपदा और जम्मू कश्मीर की बाढ़ ऐसी चेतावनियां थी जिन्होंने मानव को अपने विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया कि बाप रे, सब कुछ कर सकते हैं, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या होगा? प्राकृतिक आपदा एक असामान्य प्राकृतिक घटना है जो समय के लिए ही आती है, परंतु अपने विनाश के चिन्ह लंबे समय के लिए छोड़ देती है। अब ये हम बता रहे हैं उसका कारण। प्राकृतिक आपदा अनेक कारण बता रहे हैं, जैसे संकेत बिंदु में दिया है। कई तरह के हरिकेन, सुनामी, सूखा, बाढ़, टाइफून, बवंडर, चक्रवात आदि मौसम से संबंधित जो भी प्राकृतिक आपदा है। दूसरी ओर भूस्खलन एवं बर्फ की सरकती चट्टानें ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिसमें स्थलाकृति परिवर्तित हो जाती है, मतलब जो जमीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी उबड़ खाबड़ या कैसा भी परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि ऐसी तकनीकें विकसित करने पर जोर दिया जाए जिनसे प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी की जा सके, ताकि समय रहते जान माल की सुरक्षा संभव हो सके। और सबसे पहली बात कि मनुष्य को अपनी लालसाओं पर लगाम लगानी होगी। प्रकृति आखिर कितना, पहले प्रकृति आराम से बिल्कुल ऐसे थी, मनुष्य ने कहा नहीं मैं और आऊंगा, ऐसा हो गया। मनुष्य ने कहा कि भाई मुझे और जमीन चाहिए, और बैठ गई। बैठने के बाद वो खड़ी, अब खड़े एक टांग पर खड़ी हो गई। क्रोध तो आएगा ना, तो क्रोधित जब प्रकृति हो जाती है तब जाकर प्राकृतिक आपदाएं आती है और फिर तहस नहस करके रख देती है। अब आगे बताया है कि इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा की स्थिति उपस्थित होने पर किस तरह उससे निपटना चाहिए, इसके लिए आपदा प्रबंधन सीखना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम होना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक के लिए इसका प्रशिक्षण देना अनिवार्य होना चाहिए कि कैसे हम अपनी सुरक्षा करें। चलिए पहुंच चुके हैं हम पत्र लेखन पर। पत्र लेखन इधर सुनो अच्छे से ध्यान से, क्योंकि 5 में से 5 नंबर लेकर आना है बेटा। पत्र लेखन में मुझे किसी तरह की गलती किसी की भी नहीं चाहिए। मुझे सारे के सारे बच्चे पत्र लेखन में 5 में से 5 नंबर लाएंगे, बस। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सीबीएसई की कॉपी मान लीजिए चेकिंग करने जाते हैं बच्चों के, अक्सर राइटिंग स्किल या रचनात्मक लेखन में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जिनको 5 में से 5 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं मेरे सभी बच्चों से ये उम्मीद रखती हूं कि आप पत्र लेखन में भी पूरे 5 में से 5 नंबर लेकर आएंगे। अब देखिए क्या है, नगर पालिका द्वारा भेजे गए जल कर। जल कर क्या है? वाटर टैक्स। कर की बात की जा रही है। कर मतलब क्या होता है? टैक्स। समझ में आई बात? तो नगर पालिका द्वारा भेजे गए जल कर के त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक कराने हेतु पत्र लिखिए। अब ये नगर पालिका को हमें जल कर मतलब गलती से जो हमारा पानी का जो कर है या टैक्स है वो ज्यादा आ गया। अब इसके लिए हमें लिखना है त्रुटिपूर्ण बिल, मतलब गलत बिल आ गया है, उसके लिए हमें पत्र लिखना है। ठीक है, तो पहला पत्र कौन सा है? ये औपचारिक। ठीक है, औपचारिक। औपचारिक तो पता है ना आपको, ऑफिशियल लेटर, औपचारिक। अब दूसरा है, आप प्रियंका गौतम है, नाम दे दिया है तो आप नाम लिखना है। यदि नाम नहीं दिया है तो बिल्कुल आ बा सा या का खा गा ही लिखना है, अपना नाम लिखिएगा मत। ठीक है, अब आप प्रियंका गौतम हैं, आपके मित्र के माता पिता का बस दुर्घटना में निधन होने पर मित्र को लगभग 100 शब्दों में एक संवेदना पत्र लिखिए। संवेदना पत्र भी लिखने को आ सकते हैं। ये जाएगा आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। समझ में आया? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पत्र पारिवारिक संबंधी होते हैं, मित्र संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्ते नातों को दर्शाते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। जो भी ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उनको औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि किस तरह से, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो आंसर शीट रहेगी, सबसे पहले आप यहां अपना, दिखाई दे रहा है सबको? देखो ये जो शीट है दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको अपना उत्तर नंबर लिखना है, हेडिंग लिखना है कि आप क्या लिख रहे हैं। हेडिंग लिख दीजिए ऊपर, सबसे ऊपर लिख दीजिए पत्र लेखन, प्रश्न क्रमांक लिख दिया, नंबर लिख दिया, कौन सा प्रश्न है, पत्र लेखन, और ऊपर अच्छे से लिख दीजिए पत्र लेखन, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्लियर? अब आप कौन सा पत्र लिख रहे हैं वो यहां पर समझ में आ जाएगा। पूरा प्रश्न लिखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पूरा प्रश्न लिखने में समय व्यर्थ मत करना बेटा। बस इतना ध्यान रखना कि जो औपचारिक पत्र होता है उसमें आपको विषय लिखना ही होता है। औपचारिक पत्र में विषय लिखना पड़ेगा, लिखना होता है, पड़ेगा क्या, लिखना ही है। विषय
हम लिखेंगे औपचारिक पत्र में। कौन से पत्र में? औपचारिक पत्र में हम विषय लिखते हैं। तो अब यहां पर क्या है, नगर पालिका द्वारा भेजे गए जल के त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक कराने हेतु पत्र। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? जल के त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक कराने हेतु पत्र, यह आ जाएगा विषय। लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं लिखते हैं, लेकिन दोनों पत्रों में भाषा, शब्द, वाक्य एकदम शिष्टतापूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक पत्र में आप कोई सी भी बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देना, ऐसी गलती मत करना। अच्छी शिष्ट भाषा का हमें प्रयोग करना है और पत्र पूरे से अच्छे से लिखकर आना है। क्लियर है? समझ में आई? बस मैं इतना बार बार आपसे कह रही हूं कि जो भी आप लिखेंगे यहां पर सबसे ऊपर आंसर शीट में आप लिख देंगे पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, क्या है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि पत्र अब लिखें कैसे। चलो, तो यहां लिखा है परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई। आप चाहें तो कोई भी तारीख या दिनांक या सन लिख सकते हैं। क्या लिखा है? 15 जुलाई। एक और बात, पत्र की शुरुआत नए पेज से करना। नए पेज से इसलिए करना कि जो ऑफिशियल लेटर है या औपचारिक पत्र है, बहुत अच्छा होता है कि वो पूरा एक पेज से शुरू होकर एक पेज में समाप्त हो जाए। लेकिन यदि नहीं हो रहा है और दूसरे पेज में जा रहा है तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि मान लीजिए आपकी आंसर शीट में थोड़ी सी लाइंस बची हैं, ठीक है, यहां तक आपने सब कुछ लिख दिया, यहां से पत्र शुरू मत करना, दूसरे पेज से ही शुरू करना लिखना। ठीक है? तो जब हमने लिखा यहां पर परीक्षा भवन, और हाँ एड्रेस, बच्चे बहुत मैडम एड्रेस क्या लिखें, अजीब अजीब सी कॉलोनीज के नाम लिखते हैं, कठिन कठिन, ये तो स्प्रिंग वैली तो ये, अरे मत करो ना, सिंपल साधारण जो आपको अच्छे से याद रहे। देखो यहां पर क्या लिखा है, परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक इतना, शुरू हो जाओ। सेवा में श्रीमान अधिशासी अभियंता जल निगम दिल्ली। अब यह है आपका औपचारिक, तो यहां पर आएगा विषय। विषय जल कर के त्रुटिपूर्ण बिल, बिल की संख्या कोई भी काल्पनिक रूप में लिख दीजिए, को सही कराने हेतु महोदय। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हम विषय लिखते हैं, हमने विषय लिखा, ठीक है, उसके नीचे ही हम महोदय से शुरू करेंगे, महोदय के बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे कि हम किस विषय में क्या बात करना चाहते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चों? ओके, हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। अब यहां पर देखो, उपरोक्त बिल के संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने मकान संख्या इतना इतना, आप कोई भी बताइए, उसको डिटेल देना पड़ेगा कि आप कहां रहते हैं, क्या निवासी हैं, कहां के निवासी हैं, आपको क्या परेशानी है, कौन से बिल में क्या त्रुटि हुई, वो आपको बनाना होगा, लिखना होगा। 25 जुलाई तक चुकाने का आदेश दिया गया है। मुझे अभी इस मकान में आए हुए केवल 2 महीने ही हुए हैं, इतने कम समय में इतनी बड़ी धनराशि चुकाने का आदेश देना न्याय संगत नहीं है। इस विषय में मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे मकान के जल कर की वास्तविक स्थिति का पता कराकर सही जल कर भेजने की कृपा करें। साथ ही अंतिम तिथि संबंधी शर्त को इस बार लागू न करें। धन्यवाद। प्रार्थी। प्रार्थी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, निवेदन जब हम करते हैं, किसी से हम प्रार्थना करते हैं तो यहाँ प्रार्थी लिखते हैं। और यदि हम मान लीजिए कहीं आवेदन करते हैं तो हम भवदीय लिखते हैं। निवेदन में प्रार्थी, इतना ध्यान रखो, जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो हम लिखते हैं प्रार्थी, जब हम कहीं आवेदन लिखते हैं, निवेदन में क्या लिखेंगे हम? प्रार्थी। प्रार्थी मतलब क्या होता है? प्रार्थना करने वाला। यदि हम कहीं आवेदन करेंगे तो हम लिखेंगे, बताइए जल्दी क्या लिखेंगे? भवदीय। ठीक है, भवदीय। और जब हम किसी अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या। इतना क्लियर है? चलो आगे। दूसरा है परीक्षा भवन दिल्ली, इतना इतना। प्रिय मित्र गगन, सप्रेम नमस्कार। क्योंकि ये संवेदना है, हम उसको मतलब अपने मन की भावनाओं से उसे मतलब सांत्वना देना चाहते हैं। ठीक है, लिखा है, आज मुझे तुम्हारे माता पिता की एक बस दुर्घटना में निधन का समाचार मिला। यह समाचार सुनकर मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा। पता नहीं क्यों मुझे तो इस समाचार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैं तुम्हारे पास आई थी और माताजी पिताजी से घंटों बातें की थी। तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे घर आने का वायदा भी किया था, जिसे वह अब कभी नहीं निभा सकेंगे। तुम्हारी माताजी को देखकर तो मुझे अपनी स्वर्गीय माँ की याद आती है। क्या करें, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है।
उसके आगे किसी की नहीं चलती, उसके आगे सभी को अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। मैं इस बात को भली भांति जानती हूं कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति का भारी पहाड़ टूट पड़ा है, किंतु धैर्य धारण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति प्रदान करें, परिवार के सदस्यों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दें। तुम्हारे शोकाकुल मित्र प्रियंका गौतम। नाम इसलिए लिखा है क्योंकि वहां नाम दिया गया है। क्लियर? क्लियर? चलो अब हम चले हैं विज्ञापन लेखन की तरफ। विज्ञापन लेखन कोर्स ए में 4 नंबर का है, कोर्स बी में 3 नंबर का है। ठीक है, तो विज्ञापन लेखन लिखने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि विज्ञापन जो है अच्छे से सुन लो, विज्ञापन लेखन का तरीका समझ लो, अच्छे से सुनो। इतने जल्दी कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। 1 घंटे में कौन सा ब्रेक चाहिए? पेपर दोगे ना 3 घंटे बैठकर, वहां कौन सा ब्रेक लोगे? बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं, उसके बाद वैसे भी सेशन एंड हो जाएगा। कल मिलेंगे फिर हम 2 बजे लाइव में। ठीक है, तो यहां पर जब हम विज्ञापन लिखेंगे बेटा, थोड़ी सिटिंग, अपना टाइमिंग बढ़ाइए, धैर्य रखिए। जल्दबाजी में जाना है, ब्रेक चाहिए, कोई ब्रेक नहीं है अभी। जिसको पढ़ना होगा वो रुकेगा और देखेगा। पानी वानी पीना है तो बैठे बैठे पियो। ठीक है, अब है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के लिए खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अच्छे से सुन लो। विज्ञापन लेखन आंसर शीट ये रही आपकी, और इसमें आपको, जैसा मैं हमेशा बताती आ रही हूं अभी से, कि सबसे ऊपर विज्ञापन लेखन लिखना है, उसके साथ ही हमें एक बॉक्स बनाना है अपनी ही उत्तर पुस्तिका, मतलब आंसर शीट में सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अच्छा, बड़ा सा बॉक्स बना लीजिए। बहुत से बच्चे छोटा छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। नो, कंजूसी मत करना, पेजेस आपके पास हैं। तो पल्स पोलियो अभियान हेतु जागरूकता लाने के लिए 60 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। बहुत से बच्चे पैराग्राफ जैसा लिख देते हैं विज्ञापन में। पैराग्राफ नहीं लिखना है। जिस भी विषय से संबंधित, विज्ञापन मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट। उसका मतलब क्या है? जो दिखाई पहले दे, पढ़ेगा कोई व्यक्ति बाद में, दिखकर ही तो आकर्षण आता है ना, कि अरे वाह यार, देखो देखो देखो। सुनो सुनो बाद में होता है, पढ़ो पढ़ो बाद में होता है, पहले दिखाई देता है। तो आप जो भी, जिस भी विषय पर विज्ञापन आएगा, सुन लो कान खोलकर। मुझे पता है कि जो ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पूरे नंबर लेकर आएंगे ही आएंगे। फिर परीक्षाओं के बाद में मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैडम ये नहीं आया था, वो नहीं आया था, ये समझ में, मतलब मैं क्या करती मैडम, समय कम पड़ गया, क्या करता, नहीं कर पाया। तो अभी करो ना, अभी आपके पास समय है। सुनो, समझो ध्यान से। विज्ञापन जब हम लिखेंगे तो ऊपर हम लिखेंगे विज्ञापन लेखन, एक बड़ा सा बॉक्स बनाइए। जैसे लिखा है पल्स पोलियो अभियान, तो पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं ना, बचपन से। तो यहां पर आप पोलियो मुक्त भारत, अपंगता से बचें, सावधान रहें, 2 बूंद जिंदगी की लिख दीजिए ना। ड्रॉप का चित्र बना दीजिए, पेंसिल का यूज करो, बिल्कुल कलर्स का यूज मत करना। बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम कलर यूज कर सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं करना है कलर्स के यूज, कलर्स का यूज नहीं करना है, कलर के यूज बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास जो बॉल पेन रहेंगे, पेंसिल रहेगी, पेंसिल से शेडिंग दीजिए और अपना अच्छे से चित्र बनाओ, क्योंकि वह कलर भरने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, क्या पूछा है आपने, देखे होंगे ना स्केचेस कितने सुंदर बनते हैं जो केवल पेंसिल से बनाए जाते हैं। तो अपने आर्टिस्टिक जो दिमाग और दिल है ना आपका, उसको वहां विज्ञापन में, लेखन में यूज करना। देखना आप कितने बड़े कलाकार हो, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो यहां दिया है पोलियो मुक्त भारत, अपंगता से बचें, सावधान रहें। अपने नन्हे मुन्नों को विकलांगता और पोलियो से बचाने के लिए पोलियो पल्स अवश्य पिलवाएं। आपकी एक सावधानी हजारों खतरों पर भारी पड़ेगी। तो अब आपको यह बताना होगा कि कहां, कब, कैसे। तो अपने नजदीकी के अस्पताल से संपर्क करें और बच्चों को पोलियो पल्स अवश्य पिलवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र जरूर लिखना है। कोई भी, कुछ भी विज्ञापन आएगा, एक चित्र उससे संबंधित जरूर बनाइएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूं। और उसमें क्लाउड्स या स्टार्स में आप लिखिए कि 2 बूंद जिंदगी की जान, मतलब बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। इस तरह से आप स्टार्स में या क्लाउड्स में ये लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन का अर्थ है आकर्षण। अट्रैक्टिव होगा तभी आपको पूरे 4 में से या 3 में से नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। क्लियर है सबको? बताओ जल्दी। ओके, पत्र लेखन में ओके बेटा, बहुत सही है आपने। शौर्मी, आपने पूछा कि पत्र लेखन जो होता है उसमें लाइंस छोड़ना है क्या? एक और बात मैं बता दूं कि बेटा, जब हम छोटी क्लासेस में रहते हैं तो हम लाइन छोड़कर लिखवाती है हमारी टीचर। क्यों? क्योंकि हमारी राइटिंग बड़ी होती है, तो वो
मिक्स हो जाते हैं, पहली लाइन दूसरी से मिक्स हो जाती है, इसलिए वहां पर हम लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं। अब हम बड़े हो गए, हमारी राइटिंग छोटी हो गई तो लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पते के बाद यदि आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपने लिखा विषय, विषय के बाद महोदय, महोदय वाली लाइन पूरी छूट जाएगी क्योंकि सिर्फ उस लाइन में महोदय लिखा है, महोदय वाली एक शब्द लिखा है, पूरी लाइन छूट गई। नीचे से हमें सविनय निवेदन लिखना है और कहीं लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रही बात डेट की, तो डेट आप जस्ट एड्रेस के नीचे भी लिख सकते हैं और एंड में जहां आप एंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू, लेफ्ट हैंड साइड से एंड, तो वहां भी आप डेट लिख सकते हैं। बिल्कुल मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। नहीं तनु, अभी अभी मैंने बताया कि विज्ञापन में बिल्कुल भी कलर्स यूज मत करिएगा। आपके पास जो बॉल पेन है, ब्लू पेन, पेंसिल, उसका यूज करना है आपको बस। हाँ हाँ बिल्कुल, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल दोनों हमने बता दिए। दूसरा है हमारा, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन 60 शब्दों में तैयार कीजिए। आपके दांतों को मोतियों सा चमकाए, आपके मुंह की दुर्गंध हटाए, लीजिए नमक युक्त टूथपेस्ट, लिख दीजिए ना, और सुंदर सी एक टूथपेस्ट की ट्यूब बना दीजिए। यहां पर देखो मुस्कान टूथपेस्ट, नाम ही ऐसा दे दिया, मुस्कान टूथपेस्ट। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपके दांत मोतियों से चमकेंगे। लिखो ना यार बेटा, इतने अच्छे से लिखो ना कि सामने वाला जो चेकर है वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए। क्यों हम अपने नंबर को कटवाएं? नहीं कटवाना है ना, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो ये लिखा है नया टूथपेस्ट जो चेहरे पर मुस्कान लाए, सुगंधित इतनी की सांसों में खुशबू बस जाए, दांत ऐसे चमकाए जैसे बिजली कौंधती हो, तो दांतों को चमकाए, मुंह की दुर्गंध हटाए और आपकी मुस्कुराहट को बढ़ाए या मुस्कुराहट में चार चांद लगाए। तो लेकर आइए, कोई भी नाम दे दीजिए, मुस्कान टूथपेस्ट। ऐसे करके आप बना सकते हैं चित्र। लेकिन ये चित्र बनाना, अपनी थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल लास्ट में करना है आपको। स्टार्टिंग में ये वाला पोर्शन मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी थिंकिंग स्किल की जरूरत होती है और सोचने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसको एंड में ही लेना, ये रचनात्मक लेखन वाला, ठीक है। अगला है हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक विज्ञापन 60 शब्दों में तैयार कीजिए। तो यहां पर आप देखिए, सुरक्षा हेलमेट, नाम ही ऐसा दे दिया, सुरक्षा हेलमेट। अभी इससे संबंधित बहुत हो सकता है कि इस तरह के आपके विज्ञापन आ जाएं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। हेलमेट ना लगाने पर कई व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। व्यक्ति तो चला जाता है, उसके परिवार वाले तड़पते रहते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा हेलमेट आपकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए पहनते समय, हर प्रकार की सुविधा के लिए, आपकी स्कूटी या बाइक में सुरक्षित रहने के लिए आकर्षक रंगों से भरपूर, बेहद मजबूत, सुविधापूर्ण और आकर्षक सुरक्षा हेलमेट आज ही खरीदें। सभी बड़े शोरूम और दुकानों में उपलब्ध। हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना मौत को निमंत्रण देना है, तो जिंदगी जीना है तो हेलमेट लगाना है, ठीक है। परिवार कहता है ना कि दुर्घटना से देर भली, या हमें सुरक्षित पहुंचना है, हमारा परिवार इंतजार कर रहा हो, हमने साना साना हाथ जोड़ी में पड़ा है ना, सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा हेलमेट लगाइए। अगला है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से खतरनाक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई से वातावरण एकदम प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लोगों में जो है वैश्विक गर्मी जिसको कहते हैं, उससे जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो महामारी में तो हम बीमार व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर के पास या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि इसी तरह से पेड़ों की कटाई होती रही तो वो समय दूर नहीं जब कुछ वर्षों बाद हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। तो ये सब आप बताइए कि क्यों स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन कैसे है, क्यों हमारे पर्यावरण के लिए वृक्ष या पेड़ अनिवार्य है, ठीक है। क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। अपना पर्यावरण स्वच्छ बनाइए, वृक्षों को निज मित्र बनाइए, कूड़ा करकट ना फैलाइए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। आप राइमिंग करके लिखिए, मात्राओं की मिस्टेक यहां बिल्कुल मत करना, बिल्कुल सामान्य से, साधारण से, इजी, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना ताकि स्पेलिंग एरर्स ना हो, क्योंकि यहां स्पेलिंग एरर्स मतलब सुंदरता में पूरा, मतलब कहते हैं ना चांद में दाग ही लग गया, ऐसा मत करना। क्लियर हुआ? ये हो गया। पर्यावरण में ही जीवन है, अपने आसपास हरियाली रखें, पेट्रोल डीजल का सीमित प्रयोग करें, अनावश्यक शोर ना करें, अपने जीवन को शांत और स्वस्थ बनाएं। आप स्वस्थ वातावरण में ही प्रसन्न रह सकते हैं। प्रकृति ही हमारी जीवन का एकमात्र आधार है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाइए, वृक्ष लगाइए, खुशहाली लाइए, ठीक है।
हाँ बेटा, ऐसी लैंग्वेज लिखना जरूरी है, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज लिखना जरूरी है, राइमिंग्स चाहिए। क्योंकि विज्ञापन आप देखते हैं, जब भी आप कहीं न्यूज़पेपर्स में, पत्रिकाओं में, जहां कहीं भी आप होर्डिंग्स लगे देखते हैं, तो आप देखिए कुछ तुकबंदी, तुकबंदी जानते हो ना, राइमिंग शब्दों के कारण ही वो अट्रैक्टिव लगता है। कविताओं में पढ़ने में हमें मजा क्यों आता है? कविताओं को क्यों हम गाकर पढ़ पाते हैं, गद्यांशों को क्यों नहीं? क्योंकि कविताओं में वो अलंकार होता है। तो विज्ञापन में हमें अलंकृत भाषा का ही प्रयोग करना है। अलंकृत भाषा मतलब जिसमें कुछ तुकबंदी हो, जिसमें अच्छे अच्छे शब्द हो जो आकर्षित लगे। ओके, चलो अब आया किसी पुस्तक मेले के लिए 60 शब्दों का विज्ञापन तैयार कीजिए। आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, इसके लिए एक विज्ञापन। प्रश्न किसी भी तरीके से आएगा, आपको बनाना विज्ञापन है। पहले अपनी आंसर शीट में एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के अंदर जो भी पूछा गया है एक चित्र बना लीजिए, बीच में या साइड में, और उससे संबंधित नीचे संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल मत भूलना, समय लिखना बिल्कुल मत भूलना। जैसे यहां लिखा विश्व हिंदी पुस्तक मेला 14 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक, प्रगति मैदान, दिल्ली, प्रातः 9 से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन। संपर्क सूत्र, संपर्क सूत्र मतलब कॉन्टेक्ट नंबर। क्लियर हुआ? विज्ञापन 40 शब्दों में लिखना है कि 60 शब्दों में? 40 से 60, 40 से 60। राजन सुनाई दिया बेटा? 40 से 60 शब्दों में। और शब्दों को गिनते मत रहना, आप तो बस जो भी आप चित्र बनाओगे उसके आधार पर कुछ राइमिंग्स, कुछ मतलब अच्छे से शब्दों का प्रयोग करना हो जाएगा। कोई गिनता नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे गिनने मत बैठना। आप चित्र बनाना सुंदर सा और अच्छे तरीके से आप विज्ञापन बनाना, पूरे नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे ना। बिल्कुल नहीं, पॉइंट में बिल्कुल नहीं लिखना है, पॉइंट में बिल्कुल नहीं लिखना है। कैसे नहीं लिखना है? यदि आप कुछ मान लीजिए कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, पुराना प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो उसकी खूबियां बताना है हमको कि पुरानी साइकिल लगे बिल्कुल नई जैसी, है ना, चमचमाती ऐसी जैसे कि हवाई जहाज या महाराणा चेतक के घोड़े की बराबरी से, कुछ भी, मतलब इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, अनुच्छेद में बॉक्स बना, नो, अनुच्छेद में बॉक्स नहीं बनाना है। चिराग सुन लिया बेटा? अनुच्छेद लेखन में बॉक्स नहीं बनाना है, समझ में आया? समर्थ 40 से 60 शब्द मतलब पहले जो भी विज्ञापन आएगा, पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे अपनी आंसर शीट में, और जिससे संबंधित विज्ञापन आ रहा है उसका आप चित्र बनाएंगे और साइड में लिख देंगे। संपर्क सूत्र तक मिलाकर वो शब्दों को गिना जाता है। शब्दों के चक्कर में आप मत पड़ना, लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ चित्र बनाकर सब खाली छोड़ दो। चित्र बनाओ और वो क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों कोई खरीदे आपसे, उसका क्या है बताना है, क्यों है, कैसे है और कहां है। 4 चीजों का याद रखो। विज्ञापन में क्या लिखना है? क्या, मतलब आप क्या बता रहे हैं वो भी लिखना है कि ये है मोमबत्ती मान लो, ये है साइकिल मान लो, ठीक है, हेलमेट, तो क्या आपने बता दिया, क्यों चाहिए उस किसी को, कोई क्यों खरीदे, उसकी क्वालिटीज बता दीजिए, कैसे ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा ये है, कहां, स्थान और संपर्क सूत्र बता दिए। 4 बातें याद रखो, उससे आपके 40 शब्द हो ही जाएंगे। क्लियर हुआ? किस तारीख से प्रेजेंट करना चाहिए? अनवी आपने पूछा लेटर राइटिंग के दौरान पेपर को किस तारीख से प्रेजेंट करना चाहिए? तारीख से, तरीके से पूछ रहे होगे ना आप अनवी। तो यहां पर आपको मैंने अभी बताया था कि पत्र लेखन को हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके और लेफ्ट हैंड पर एंड करना है। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज लिखना जरूरी है। तीन पैराग्राफ पत्र लेखन में लिखते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं, उसको डिस्क्राइब, आप कौन है, कौन मतलब आपका नाम नहीं लिखना है कि मैं यहां का निवासी हूं, और दूसरा मेरी समस्या यह है, तीसरा इसका समाधान करें और धन्यवाद। 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। चलिए ईमेल लेखन की तरफ हम चलते हैं। अपने नगर निगम आयुक्त यहां पर दिया है को पत्र लिखकर सीवर की समस्या के समाधान के लिए अपना ईमेल एवं पता स्वयं बनाइए। यहां पर आपको देखना है, ईमेल लेखन में तो आप वैसे भी मास्टर होंगे। संपर्क नंबर विज्ञापन लेखन में लिखना जरूरी है। शानवी, विज्ञापन लेखन में संपर्क लिखना जरूरी है, कोई भी 10 डिजिट का या फिर 4629 एक्सेस करके ऐसे लिख देना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके। अभी सूचना की भी हम बात करेंगे।
तो फ्रॉम ramkumar1818@gmail.com टू किसको जा रहा है, नगर निगम भोपाल @yahoo.com। सब्जेक्ट सीवर समस्या का समाधान अब कंपोज आपको करना है। तो सम्मानीय, जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, वैसे ही हम मेल लिखेंगे। सम्मानीय निगम आयुक्त भोपाल महानगर में भोपाल के केशव नगर का निवासी हूं। हमारे गली मोहल्लों के सीवर सदा बंद रहते हैं। जनसंख्या के दबाव के कारण और समय पर उचित सफाई न होने के कारण वे जाम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे घरों के सीवर रुक जाते हैं और उनमें से बदबूदार पानी निकलने लगता है। आप बताएंगे कि क्यों आपकी समस्या का समाधान किया जाए। जिनको आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताना पड़ेगा। हमारा अपने ही घरों में रहना दूभर हो गया है। आपसे निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को समझें, हमारे मोहल्ले में आकर निरीक्षण करें और यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद, भवदीय रामकुमार। दूसरा है, आपकी चेकबुक खो गई है, बैंक के प्रबंधक को ईमेल पत्र लिखकर बताइए। तो फ्रॉम रमेश, क्योंकि यहां दिया है ऑलरेडी, प्रश्न दिया रहेगा कि आप कौन है, तो उसकी तरफ से रमेश 797@yahoo.com टू पंजाब मतलब PNBG गोवा ऐसे करके लिख दीजिए। सब्जेक्ट बैंक, चेकबुक रद्द करना। तो खो गई है तो अब उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक गोवा, शाखा प्रिय महोदय, मैं आपकी शाखा में खाता धारक हूं, ठीक है। मेरे बचत खाते का नंबर इतना इतना है। निवेदन है कि आज मेरा बैग चोरी हो गया जिसमें मेरी चेकबुक भी थी, मुझे चेकबुक का नंबर याद नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे खाते में जारी की गई चेकबुक और उसके सभी चेकों के द्वारा लेन देन रोक दिया जाए तथा उसे रद्द किया जाए। तुरंत कार्रवाई के लिए निवेदन है। धन्यवाद सहित भवदीय रमेश कुमार। अब है फ्रॉम सुनीता गुप्ता 25@gmail.com, ठीक है। SDFC ऐसे करके जो भी दिया जाएगा वो सब्जेक्ट ATM से लेन देन रोकना। सेवा में प्रबंधक SDFC बैंक कुन्हारी शाखा कोटा महोदय, सभी ने निवेदन है कि इस तरह जैसे हम पत्र लिखते हैं वैसे ही आपको मेल लिखना है। क्लियर। स्ववृत्त लेखन अच्छे से सुन लीजिए। स्ववृत्त लेखन मतलब बायोडाटा। बायोडाटा के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, अपने बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कैसे लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम, पहले तो आप पॉइंट्स में याद रखो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीजें आपको कॉमनली याद ही होंगी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना नाम, फिर क्या लिखेंगे अपने बायोडाटा में, पिता का नाम, फिर हम क्या लिखेंगे, माता का नाम, फिर हम क्या लिखेंगे, अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, उसके बाद स्थानीय पता। एक परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है ना, तो एक करंट एड्रेस जो पूछा है वो बता दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया। यहां से हम जब भी अपना बायोडाटा देते हैं तो ये चीजें जरूरी होती हैं, याद रहेंगी। जल्दी बताओ बेटा, बस होने ही वाला है अपना। पत्र में डेट आप पास्ट की लिखिए थोड़ा, है ना, जो हो चुका है, मतलब जो समय बीत चुका है उसमें आप डेट लिखिए। फ्रॉम एंड टू वी नहीं क्या पूछा है आपने बेटा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया बच्चों कि जो भी खंड आपको सबसे पहले इजी लग रहा है उसको अटेम्प्ट करो। और एक और बहुत खास बात अभी मैं बताने वाली हूं, ध्यान से सुनना। ये हो गया, उसके बाद हम पूरा ये लिखेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। कैसे, आप कॉलम्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपको पता है। आप मत सोचो बाप रे 8 कॉलम्स कैसे याद रखेंगे, सब कुछ आपके पास है, उसको सिस्टमैटिक यहां पर रखना है। सबसे पहले हम कुछ भी लिखते हैं तो सीरियल नंबर लिखते हैं ना, सीरियल नंबर लिख दिया। अब हमने परीक्षा लिखना है कि कौन सी परीक्षा हमने कब की, मैट्रिक 2017, कौन से सन में परीक्षा, मैट्रिक 10वीं 2017, कितने प्रतिशत, 85%, कौन सी विद्यालय से, राजकीय विद्यालय गुरुग्राम से, बोर्ड कौन सा था, हरियाणा, विषय कौन कौन से थे, ये श्रेणी कौन सी आई, प्रथम श्रेणी, क्योंकि यहाँ 85% है। आप 12वीं कब की हमने, 2019 में, तो 80 आया, ये ऐसे करके। बीकॉम हमने किया, 12th के बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमने बीकॉम कर दिया, फिर हमने बीएड कर दिया, उसके बाद और भी बढ़ सकता है, एमकॉम या एमएड भी कर सकते हैं। तो जितना आपको लिखना है वो बताओ। तो अपनी क्वालिफिकेशंस हमने यहां बता दी, उसके बाद हम बताएंगे अपनी अन्य योग्यताएं और कौन कौन सी है हमारे पास। टाइपराइटिंग और कंप्यूटर में डिप्लोमा, अनुभव, वाणिज्य और गणित में क्विज कराने का अनुभव, अभिरुचियां, कौन कौन सी आपको करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं, तो नृत्य, चित्रकला एवं पाक कला। अब है क्लर्क के पद हेतु स्ववृत्त लेखन। मान लीजिए क्लर्क
का पद करना है और उसके लिए आपको अपना सीवी या बायोडाटा देना है। तो नाम नीरज जैन, पिता का नाम श्री प्रकाश जैन, माता का नाम श्री बिंदु जैन, डेट ऑफ बर्थ ये लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और शुरू कर दिया। ये देखो वही है हमारे कॉलम्स। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर परीक्षा, ईयर, कौन सी, कितना प्रतिशत, कौन से विद्यालय से, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से, कौन कौन से विषय थे और अंत में श्रेणी कौन सी थी, बस ये लिख देंगे। अब हम चलते हैं अगले विषय पर। एक और दिया है, 3 बार मैं आपको बता रही हूं ताकि किसी तरह से आप कोई गलती ना करें। स्ववृत्त कोर्स ए के लिए है बेटा। कोर्स ए वाले बच्चों को पता है, कोर्स ए वाले बच्चों को पता है कि नहीं कि भाई हमें स्ववृत्त लेखन लिखना है? जल्दी बताओ जरा, कौन, किसने पूछा भाई? ये कौन पूछा रे? जल्दी बताओ। हाँ 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 बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑप्शन में है ना ईमेल राइटिंग, है तो बेटा कोर्स बी में भी है ऑप्शन में, कोर्स ए में भी है। अभी अब स्टार्टिंग से नहीं थे क्या आप लोग? अच्छे से देख लिया करो एक बार, सब कुछ मैं बता चुकी हूं। ठीक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ हम लिखते हैं अपने बायोडाटा में। सीरियल नंबर लिखा, 10th से हमने स्टार्ट किया, 10th 12th बीए एमए और एक्स्ट्रा जो भी आपने डिग्रीज या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से वो लिख दी। कौन से वर्ष में की, कितना प्रतिशत रहा, कौन से स्कूल से की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की, और अब कौन कौन से विषय थे और श्रेणी कौन सी रही। चलिए अब चलते हैं हम संदेश लेखन की तरफ। अपनी कक्षा की प्रतिनिधि के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाओं का संदेश लिखिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, संदेश लेखन किस में है बताओ? कोर्स ए में है कि कोर्स बी में? जल्दी मुझे उत्तर चाहिए। यदि सही उत्तर नहीं दिया ना तो मारूंगी, अभी मैं पिटाई होगी तुम लोगों की। जल्दी बताओ, जल्दी, संदेश लेखन किस में? जल्दी 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 मुझे चाहिए। संदेश लेखन किस में आ रहा है? किसने लिखा ये? बी अल्फा साइबर, कौन है भाई? सार्थक, सूर्य यादव, अवनी, कोर्स बी, कोर्स ए, कोर्स ए, ओके। तो क्या कोर्स ए वालों को क्लियर है कि आपको संदेश लेखन भी आ रहा है ना क्लियर? सबसे पहले हमने क्या चर्चा की थी कि कौन सा टॉपिक कौन से कोर्स में आ रहा है, की थी कि नहीं? कोर्स ए, बोथ बी में है संदेश लेखन। बताओ जरा, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बताओ। चलो तो अब है प्रिय सहपाठियों, क्या है प्रश्न? अपनी कक्षा की प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि मतलब मॉनिटर के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामनाओं का संदेश लिखिए। लगभग 60 शब्दों में, शब्दों को गिनने मत बैठ जाना। एक जो हमारी आंसर शीट रहती है उसमें लगभग ये मानकर चला जाता है कि हमारी जो ये वाली आंसर शीट है, जो बोर्ड की आंसर शीट रहेगी, उसमें लगभग 9 से 10 शब्द आते हैं। यदि आपसे कहा गया है कि 60 शब्दों में लिखिए तो आप 6-7 लाइन्स लिखेंगे, मतलब 60 शब्द आपके हो जाएंगे। ओके, तो प्रिय सहपाठियों, सहपाठियों मतलब क्लासमेट से, तो पता है ना कि क्लासमेट्स को क्या कहते हैं? सहपाठियों। आपकी आगामी परीक्षा आपकी मनोकामना के अनुरूप हो, जैसा आप चाहते हैं। मैं भी आपसे कहूंगी कि बेटा आपकी 28 तारीख की हिंदी की परीक्षा आपकी कामना के अनुरूप हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। लेकिन क्या होगा? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब अच्छी होगी ना। ठीक है, तो आपकी आगामी परीक्षा आपकी मनोकामना के अनुरूप हो, आप खूब परिश्रम करें। परिश्रम तो है, क्योंकि जिसने परिश्रम किया है उसको सफलता मिली है। जिसको सफलता नहीं मिली है मतलब परिश्रम में कमी तो रह गई है। ठीक है, कुछ ताकते रह जाते हैं दूसरों का, अरे यार वो तो काम कर लेता है, अरे यार उसके इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं, मेरे पता नहीं क्यों आते, जब देखो उसके नंबर आते। उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती है। हाँ, जो मेहनत करेगा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, बैठे बिठाए बैठे रहोगे, तो रिजल्ट कहां से आ जाएगा? आपका रिजल्ट बताएगा बेटा मुझे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने कंसंट्रेशन से आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या लिखा है? खूब परिश्रम करें, एक एक अध्याय मन लगाकर पढ़ें और समझें। प्रश्न पत्र आपको सरल लगे, और प्रश्न पत्र सरल कब लगेगा? प्रश्न पत्र सरल जब लगेगा जब हम पढ़ेंगे। अब प्रश्न पत्र कोई तो देखकर, 3 बातों का ध्यान रखो बेटा। जैसे ही प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए, यदि आपको प्रश्न पत्र सरल लगे,
ओ वाह, हाँ कितना अच्छा। रिलैक्स मत हो जाना, यदि रिलैक्स हो गए तो माइंड अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर देगा। सीक्रेट है, ध्यान से सुन लो। यदि आपको लग रहा है कि प्रश्न पत्र वाह बहुत मजा आ गया, आसान है, नो, आराम से धैर्यपूर्वक देखना और बिल्कुल ऐसे बनाए रखना अपने धैर्य को, पेशेंस को, कि हाँ भाई ठीक है ठीक है, ओके ओके, सब 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 सही। और नहीं, अरे बाप रे ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? साल भर से सो रहे थे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न पत्र आपके पाठ्यक्रम से बाहर आ जाए, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अनुरूप ही प्रश्न पत्र आएगा, ये तो हम गारंटी दे सकते हैं ना। आप अपने आप की जिम्मेदारी ले सकते हैं ना। जब मैं आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं तो आप अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखो, क्योंकि उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। विषय कुछ भी हो, तरीका यही रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र आपको सरल लगे, कब लगेगा? जब हम पढ़ेंगे। आप परीक्षा भवन में बड़े विश्वास के साथ बैठे, ये तो मैं आपसे कहती हूं, दिल से कहती हूं कि बच्चों बहुत अच्छे से जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, क्या कर लूंगा वाले 40-50 नंबर तक अटक कर रह जाते हैं। देखा है मैंने कई सालों से। मैडम हम तो कर लेंगे, देख लेना अच्छे नंबर आएंगे, पता चलता है 40-45 नंबर लेकर आ जाते हैं। नो, ठीक है। तो परीक्षा भवन में बड़े विश्वास के साथ बैठिएगा, अपने ही परिश्रम और योग्यता से अधिकाधिक अंक प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप अवश्य सफल हों। आपका कक्षा प्रतिनिधि समर चौहान। आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त किया, उसे बधाई देते हुए लगभग 60 शब्दों में संदेश लिखिए। शब्दों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि गिनने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। गिनने की आपको जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी आंसर शीट में लगभग 9-10 नंबर मिल जाते हैं। तो 60 मतलब आपको 7-8 लाइन्स लिखना है अच्छे से, ऐसा नहीं कि बस भरना है इसलिए लिख दिया। ओके, चलो। प्रिय सुधांशु, मेरी ओर से हार्दिक बधाई। तुमने नीट की परीक्षा में पूरे राज्य में 3रा, राज्य मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो पूछ ही लूं आपसे, हिंदी में कुछ पता है कि नहीं आपको? राज्य किसे कहते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, राज्य 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 बताओ, राज्य किसे कहते हैं? स्टेट। स्टेट स्टेट स्टेट। चलो भैया, वेरी गुड बच्चा, लव यू, बहुत सही। राज्य मतलब स्टेट। तो स्टेट में 3रा स्थान प्राप्त किया है, यह सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शाबाश सुधांशु, लिखना पड़ेगा, आप खुश हैं और उसके लिए बधाई देना चाहते हैं। तुम बढ़ते हो तो मुझे खुशी होती है। हमेशा ऐसा ही कीर्तिमान स्थापित करते रहो। कीर्तिमान स्थापित करना मतलब रिकॉर्ड कायम करना। तुम्हारी सफलता से सदा प्रसन्न रहने वाला तुम्हारा मित्र निर्मल। चलते हैं आगे। शुभकामना संदेश है अपने चाचा चाची को नववर्ष के लिए। तो आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी। अब देखो, चाचा जी के लिए आदरणीय है, चाची जी के लिए आदरणीय है, इतना ध्यान रखना। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष भारतीय नववर्ष जैसा मस्त और सुहावना रहे। आपके जीवन में उन्नति के नए नए फूल खिले, सफलता की बहार सदा बनी रहे। आपकी प्रेममयी जोड़ी सदा खुश रहे, आप सदा खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें सदैव, ठीक है। आपकी भांजी भतीजी, यदि चाचा चाची है तो भतीजी, ओके। अगला साधुवाद संदेश। प्रिय छात्रगण, किस पर? शिक्षक दिवस के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के छात्रों को प्राचार्य की ओर से संदेश लिखना है। अब बच्चों द्वारा बहुत अच्छे से शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रश्न पूछूं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? डेट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षकों को पसंद करने वालों जल्दी बता दो, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताओ, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? जल्दी बोलो। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। बहुत सही, अच्छा, वेरी नाइस। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? गूगल मत करना भाई, क्यों मनाया जाता है जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। ध्रुव, प्रियांशु, सचिन, दिव्या, काव्या, वेरी नाइस। मोहम्मद इमरान खान, सोनू, हाँ। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? 15 सितंबर। ट्विन क्राफ्ट, ये कौन है भाई 15 को शिक्षक दिवस मना रहा है? क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है जल्दी बताओ। क्योंकि टीचर गुरु का प्रतीक होते हैं, ओके। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्यों क्यों क्यों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, यस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
गुड। तो एक प्रश्न आया है, ईमेल लेखन बॉक्स में लिखना है, नहीं लिखना है। आगे चलते हैं। सूचना लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग नोटिस राइटिंग जिसको हम कहते हैं, तो आप राहुल हैं या रोशनी है, नाम दिया है इसलिए आपको वहां नाम लिखकर आना है। यदि नाम नहीं दिया है तो आप नाम लिखकर नहीं आएंगे। आप अपने स्कूल के विद्यार्थी परिषद के सचिव है, सचिव मतलब सेक्रेटरी, ठीक है। आपके स्कूल में अंतर विद्यालय मतलब बताओ, इंटर स्कूल कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, वाद विवाद डिबेट, ठीक है। इस विषय में सभी विद्यार्थियों को जानकारी देने तो एक सूचना तैयार कीजिए। किसकी तरफ से? हाँ, तो आप विद्यालय के नाम दिया है कि राहुल या रोशनी है, तो जो भी आपको चुनना हो। आप लिखा है यहां पर नीरजा मोदी विद्यालय जयपुर, सूचना दिनांक 6 दिसंबर 2024, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। नोटिस में आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि नोटिस राइटिंग आप लोगों ने भी अपने स्कूल में भी देखा होगा कि जो नोटिस बोर्ड रहता है उसमें कुछ ना कुछ सूचना तो रहती है, वही ये सूचना है। आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना, ना ग्रामेटिकल करना है, ना राइटिंग एरर्स करना है, ना स्पेलिंग एरर्स करना है, कुछ नहीं, क्योंकि नोटिस राइटिंग है जो सब पढ़ेगी, जिसके माध्यम से सबको आगामी तिथि या आगामी कार्यक्रम के बारे में सूचना मिलेगी, वही सूचना है। चलो, तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन 15 सितंबर को किया जा रहा है। ओके, तो 6 सितंबर लिखा है यहां पर, 15 सितंबर। तो याद रखिए कि यहां जो आप डेट लिखेंगे वो पहले की डेट हो और जो कार्यक्रम होने वाला है वो आगे की डेट हो, ताकि सबको उस डेट तक पता चल जाए। कब सूचना गई? 6 तारीख को। कब के लिए? 15 तारीख के लिए, 10 सितंबर को, ठीक है। तो 10 सितंबर तक शिक्षक के पास जमा करें। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सभी विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। राहुल, रोशनी, सचिव, विद्यार्थी परिषद। क्लियर? बहुत बढ़िया। या फिर आप वैशाली निवासी अमर या अवनी हैं, आप अपने क्षेत्र के निवासी कल्याण संघ के सचिव हैं। अपने क्षेत्र में लगने वाले रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन जो कैंप लग रहा है, उसकी जानकारी आपको देना है। तो निवासी कल्याण संघ वैशाली नगर, दिनांक इतना, रक्तदान शिविर का आयोजन। सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन 12 सितंबर को किया जाना है। यह शिविर सुबह 9 बजे से स्थानीय सामुदायिक केंद्र, समन्वय भवन सामुदायिक केंद्र में होगा। रक्तदान से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। कृपया आप सभी इस कार्य में भाग लें और रक्तदान करके जीवन बचाने में योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए आप संघ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। अमर या अवनी, क्योंकि वहां पर नाम लिखा है। सचिव, निवासी कल्याण संघ। आ रही है बात समझ में? ओके। ओके, चलो। आपका नाम रोहित खन्ना है और आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। विद्यालय परिसर में आपकी अंग्रेजी नोटबुक कहीं गिर गई है। अब इसके संदर्भ में आपको सूचना लिखना है। तो डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारिका, सूचना इतना, अंग्रेजी की नोटबुक खो जाने के संदर्भ में सभी को सूचित किया जाता है कि 13 सितंबर इतने को विद्यालय परिसर में मेरी अंग्रेजी की नोटबुक गलती से कहीं गिर गई है। किसी को भी यह प्राप्त हुई हो तो कृपया मुझे लौटा दें या प्रधानाचार्य कक्ष में जमा करा दें। नोटबुक पर ब्राउन रंग का कवर चढ़ा है, उस पर मेरा नाम भी लिखा है। नोटबुक में मेरा परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम है। लघु कथा लेखन, पहुंच चुके हैं अंतिम विषय पर, जो कोर्स बी में आने वाली है, लघु कथा। ठीक है, लघु कथा कोर्स बी में आने वाली है। और ध्यान से देखिएगा कि लघु कथा 5 नंबर की है ना। तो एक शाम जब मैं घर में बैठी थी, तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गई। अब बेटा, ये है आपकी थिंकिंग स्किल पर डिपेंड करती है कि आप कितने क्रिएटिवली सोचते हैं, कितनी रचनात्मकता के साथ। क्योंकि इस पोर्शन, इस खंड का नाम ही क्या है? खंड घ जो है वो रचनात्मक लेखन है। ठीक है, राइटिंग स्किल है कि कितनी कुशलता के साथ आप लिखते हैं, कितने बड़े रचनाकार हैं। ये नंबर बताएंगे आपने कि कितने अच्छे से लिखा है। क्लियर? चलो, तो एक शाम जब मैं घर में बैठी थी, तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गई। डैश डैश डैश। अब कहानी बढ़ाना है आपको आगे। और दरवाजा खोला तो देखा एक अजनबी महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता और थकावट की लकीरें थीं। उसने कहा, मैं यहाँ घूमने आई थी, लेकिन अब मुझे सहायता की आवश्यकता है। उसने बताया कि वह अपने पति और बच्चे के साथ सड़क पर भटक रही थी। उसके पति बीमार थे और वह दिल्ली से बाहर इलाज के लिए आई थी।
लेकिन अचानक उसका सारा सामान चोरी हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, वह अपने परिवार की स्थिति को लेकर बेहद परेशान थी। मैंने उसकी कहानी सुनी और तुरंत स्थानीय चैरिटी से संपर्क लिया। उन्होंने उसकी सहायता के लिए व्यवस्था की। इसी बीच मैंने अपने परिवार के सदस्यों को भी सूचित किया। कुछ घंटे बाद महिला को राहत मिली। वह भावुक होकर धन्यवाद होकर कहने लगी, और मैंने महसूस किया कि एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। कहते हैं ना कि हम किसी से बेहतर करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना बेटा, ये जीवन मूल्य की बात बता रही हूं मैं कि हम किसी से बेहतर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी के लिए बेहतर करें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, यही किया उन्होंने कि उन्होंने उसकी मदद की और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे भावुक होकर धन्यवाद देकर कहने लगी, मैंने महसूस किया कि छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। उस दिन मैंने समझा कि समाज में एक दूसरे की सहायता करना कितना महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी सहायता से हम दूसरों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। आवश्यकता है अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने की, आवश्यकता है अपने मन से इंसानियत की भावना को निकालने की, क्योंकि परोपकार, दया, प्रेम, करुणा, ये सब इमोशंस तो कहानी में लाने ही होंगे। क्योंकि जब आपकी कहानी मजेदार होगी तो हम जैसे जो चेकर्स रहेंगे ना, वो पूरी कहानी पढ़े बिना रह नहीं सकते। और इतना ही नहीं, जब कहानी बहुत अच्छी होती है, अरे देखो बच्चे ने कितनी अच्छी कहानी लिखी, ऐसा लग रहा है ना कि इसको तो 5 नहीं 10 नंबर दे दो, स्टार्स मिल जाते हैं, कहीं आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो वो आपको करना है, पूरे नंबर चाहिए ना, तो उनको बहुत अच्छे शब्दों में लिखना, अच्छी कहानी लिखना। कोर्स बी वाले बच्चे, सादा जीवन उच्च विचार उक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। उक्ति का अर्थ सादा जीवन उच्च विचार, उक्ति का अर्थ सादगीपूर्ण जीवन शैली और उच्चतम श्रेष्ठ विचारों से है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसी भी प्रकार के दिखावे के बिना एक साधारण जीवन जीने के महत्व पर देती है, किंतु इसके साथ ही अपने जीवन और आसपास के सकारात्मक बदलावों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। एक राजा थे जो अपने सारे फैसले अपने मंत्री से पूछकर किया करते थे। कहानी हमें लिखनी है तो हमेशा कहानी में 3 बातों का याद रखिएगा। कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, कहानी में संवाद होना चाहिए और कहानी में रोचकता जरूर बना रहनी चाहिए। एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के जो वाक्य है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होना चाहिए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तो वो अपने सारे फैसले मंत्री से पूछकर लिया करते थे। वे अपने मंत्री के विवेकपूर्ण निर्णय से, विवेक मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत प्रसन्न थे तथा उपहार स्वरूप अनेक कीमती आभूषण मोहरें बहुत देते थे। किंतु वह जब भी राजा की सभा में आता तो अत्यंत सादगीपूर्ण वस्त्र में ही आता। राजा ने उसको कई बार बहुत इनाम दिया, लेकिन वो हमेशा ऐसा का ऐसा साधारण आता। तो लोग बाग जो सभा के थे वो क्या सोचते थे, कितना लालची है राजा साहब, कितना इसको देते हैं, फिर भी देखो जब ऐसे ही वेश में आ जाता है ताकि राजा साहब इसको और दे दें। सोच सोच का फर्क है। ठीक है, वह ना तो कोई आभूषण धारण करता, ना ही बाह्य वेशभूषा साज सज्जा अधिक ध्यान देता, प्रतिदिन साधारण से धोती कुर्ते में उपस्थित होता। एक दिन राजा की पत्नी ने राजा से कहा कि मुझे लगता है कि मंत्री आपसे धन ऐंठने के लिए इतने सादे वस्त्र पहनता है ताकि आप इसकी दशा देकर इसे और अधिक धन देते रहें। राजा ने रानी की बातों को कोई जवाब नहीं दिया। अब अगले दिन सुबह जब राजसभा आयोजित हुई तो राजा ने मंत्री के निर्णय से प्रसन्न होकर फिर उसको आभूषण, वस्त्र, बहुत सारी सब कुछ दिया। जब मंत्री राजसभा से जाने लगा तब राजा ने रानी से कहा, चलो आज हम इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर इतने सारे धन का ये करता क्या है। यदि मन में लालच होगा तो धन छुपा छुपा कर रख रहा होगा, और हो सकता है कोई कारण दूसरा भी हो। तो राजा रानी उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि मंत्री ने सारा धन, वस्त्र इत्यादि गरीब बच्चों और जरूरत लोगों में बांट दिया, जरूरतमंद लोगों में। राजा ने मंत्री से उसके इस कार्य का कारण पूछा तो उसने कहा कि आपके द्वारा दिए गए उपहार में से उतना धन लेता हूं जितना मेरे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। शेष बचा हुआ धन, वस्त्र आदि मैं इन गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को बांट देता हूं, जिससे ये सभी अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। राजा मंत्री के सादगीपूर्ण और मर्यादित जीवन से, उत्तम विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले लगा लिया। रानी अपने कुवचनों पर लज्जित होते हुए क्षमा मांगने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सार्थकता और वास्तविकता सुंदरता सादगी और शुद्ध आचरण में ही निहित है। तो मेरे बच्चों, आप लोग भी याद रखिए कि बहुत से बच्चे मैगजीन्स में देखकर कुछ हीरोज की, कुछ मॉडल्स की फोटो देखकर हेयर कट से स्टाइल बना लेते हैं, इधर बाल ही नहीं, इधर बाल ऐसे ऐसे। ऐसा मत करना, ठीक है। आपकी पहचान अभी विद्यार्थी से है तो अपने आप को एक ऐसा मतलब आदर्श विद्यार्थी बनाना जो कि दूसरे जूनियर्स आपका अनुसरण करें, आपको फॉलो करें।
जीवन में शौक करने के लिए, अपने हुलिया को अलग अलग ढंग देने के लिए बहुत समय है। अभी समय है खुद को तराशने का, ठीक है? तो अपने आप को जब हम तराशेंगे तो दुनिया हमें तलाशेगी। जब हम अपने काम को सैल्यूट करेंगे तो दुनिया हमें सैल्यूट करेगी। लेकिन यदि हमने अपने काम को दरकिनार रख दिया तो हमें दुनिया को सैल्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप दुनिया आपको सलाम करे या फिर आप दुनिया को सलाम करना चाहते हैं, ठीक है? एकता में बल है। कहावत का अर्थ एकता में बल। जब हम एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। बस लास्ट है, इसके बाद ये क्लास ओवर, ठीक है? हम परेशानी में फंस जाएंगे। लघु कथा। एक समय की बात, एक छोटा सा गांव था रामगंज। उस गांव में डाकुओं का एक दल प्रतिदिन रात को आता था और डरा धमका कर किसी ना किसी परिवार की संपत्ति को लूट कर ले जाता। डाकुओं का दल टीम में आते थे, एक कोई नहीं आता था। उनसे मुकाबला करने का कोई प्रयास करता तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। सभी गांव वाले प्रतिदिन घटनाओं से परेशान हो गए। एक दिन गांव के मुखिया ने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर उन डाकुओं का सामना करें। एक एक करके तो वो हमें मार देता है और हमें मार देते हैं और हमेशा हमारे धन की, जान माल सबकी हानि पहुंचाते हैं। तो मुखिया के कहने पर और मुखिया के समझाने पर सभी लोग एकजुट हो गए। अब देखिए क्या होता है। अब यहां पर हुआ, हम सभी मिलकर इस दल का सामना कर सकते हैं। केवल 7-8 व्यक्तियों का दल है। हम सब गांव वाले उनकी संख्या में बहुत अधिक हैं। हम सभी को मिलकर साहस के साथ उनका सामना करना होगा, तभी इस डाकू दल का अंत किया जा सकता है। सभी गांव वालों ने मुखिया की बात पर स्वीकृति जताई। उस रात सभी गांव वालों ने मिलकर गांव को चारों ओर से घेर लिया और जैसे टक टक करते हुए डाकू आते हैं और देखिए क्या होता है। गांव के अंदर घुसने के प्रयास किया। सभी गांव वालों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। गांव वालों के साहस, एकजुटता को देखकर डाकू दल भयभीत होकर 9-2-11 हो गए, रफू चक्कर हो गए। गांव के सभी लोगों ने मिलकर इस दल का अंत कर दिया। सभी लोग यह तथ्य भली भांति समझ चुके थे कि जब तक हम एकजुट हैं कोई भी मुसीबत हमारे सामने नहीं टिक सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में एकजुट रहकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है और कितना भी बड़ा कोई शक्तिशाली क्यों ना हो उसे हराया जा सकता है। जब भी आप कोई कहानी लिखेंगे एंड में उसकी सीख या शिक्षा जरूर लिखिएगा। क्लियर? ईमेल में फ्रॉम, हाँ बेटा फ्रॉम, और ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है, बिल्कुल। सीसी, बीसीसी ये भी आपको इंग्लिश में लिखना है। और बताइए, और कोई डाउट्स जल्दी बताएं। ग्रामर होगा बेटा, कल अपना ग्रामर का लाइव होगा, पूरी कंप्लीट पाठ्य पुस्तक प्लस व्याकरण। 2 बजे से लाइव होगा कोर्स। कौन से का बताओ जल्दी। अभी आपको पता, स्ट्रेटेजी वीडियो देखा होगा ना, 7 बजे वाला वीडियो फिर से देखो। तो 2 बजे से 5 बजे तक भी लाइव है और 6 बजे से रात के 9 बजे तक भी लाइव है। एक बार फिर से 7 बजे वाला वीडियो देखो, इसमें सारी योजना बताई गई है कि कल और परसों क्या क्या कब कब लाइव होने वाला है। ठीक है, और बताइए कोई डाउट्स। ग्रामर आएगा आएगा आएगा। नोटिस को बॉक्स में लिखिए। ईमेल को आप पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि बॉक्स बनाना है, सुनो, तो जो हमारी आंसर शीट का पेज रहेगा तो बड़ा सा, बिल्कुल पूरा का पूरा यहां से ऐसे करना, ये जो रहेगा पूरा यहां तक बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली पूरा इंग्लिश में फ्रॉम, ठीक है, ये सब इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बाद आपको सब कुछ हिंदी में लिखना है, लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट से शुरुआत करना है जैसे हम पत्र में लिखते हैं। ओके, और बताओ संदेश, संदेश को यस बिल्कुल। और बताओ रचनात्मक लेखन या अपठित गद्यांश में कोई डाउट्स हो तो बताइए। आगे तो हम कल लाइव पर मिल ही रहे हैं, बताओ जल्दी। लघु कथा, हाँ वो ऑप्शंस आपको पता है बेटा। फर्स्ट पेज बिल्कुल जैसे ही हमारा ये स्टार्ट हुआ था लाइव, वहां पर सब कुछ लिखा है कि कौन से कोर्स का क्या है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ, नो ओके। हाँ, और बताओ। अब मुझे एक थम्स अप में जवाब चाहिए। क्या आप अपठित बोध और रचनात्मक लेखन में पूरे मुंह से पूरे नंबर लाने के लिए तैयार हैं? क्या अपठित अंश में 14 में से 14 नंबर लाएंगे? जल्दी बताओ, हाँ या ना।
यस और नो में जवाब चाहिए। क्या आप रचनात्मक लेखन में कोर्स ए वाले पूरे 20 में से 20 नंबर लाने के लिए तैयार हैं? जल्दी बताओ। क्या कोर्स बी वाले रचनात्मक लेखन में 22 में से 22 नंबर लाने के लिए तैयार हैं? लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की और यदि वहां नंबर कट गए बेटा, तो फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है, आप बताइए जल्दी से। यस, पक्का पक्का 100%, कोई मिस्टेक नहीं होगी। पत्र लेखन लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट पर एंड। औपचारिक में विषय लिखना है, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखना है। ठीक है, चले, चलो 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 चलो। तो बी और ए दोनों कोर्स वाले बच्चों के लिए रचनात्मक और अपठित बोध हो चुका है। जो असर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी आप समझ चुके हैं। किस आप अच्छे से उन दोनों को पढ़ना, अपनी अपनी जगह पे सेंटेंस सही है तो आप कौन सा वाला चूज करेंगे कि कथन सही है। परंतु कथन सही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन की कारण सही व्याख्या नहीं करता है। सोच समझकर जल्दबाजी में उत्तर बिल्कुल मत देना, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है, यदि आप पढ़ेंगे तो आप उत्तर सही लिखकर आएंगे ही आएंगे, ये मैं गारंटी देती हूं। लेकिन बिना पढ़े हड़बड़ाहट में यदि दे दिया कि ठीक है, नो 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 बेटा। देखो, हिंदी के मार्क्स आपके परसेंटेज बनाने वाले हैं, तो हिंदी में आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है, परीक्षा हॉल में जाकर बहुत अच्छे से। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे खंड 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 का खा गा घा, अच्छे से देख लो यहां पर। खंड का खा गा और घा, ठीक है, एंड हो रहा है हमारा सेशन। ये है अपठित दोनों कोर्स के लिए। ये है व्याकरण, ये है पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक। ठीक है, दोनों की दोनों पुस्तकें, पूरक सप्लीमेंट्री जो रीडर है हमारी, और लास्ट है रचनात्मक लेखन। आप ध्यान दो इधर पर, जो अभी अभी हमने किया है वो ये है खंड घा। अपठित अंश 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आपको पूरा पेपर एक नजर डालना है। पढ़ने मत बैठना, पढ़ना है तो आप उसी टाइम पढ़ना, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि आपको व्याकरण वाला पोर्शन सही लग रहा है, व्याकरण में आपके 4 बिंदु आने वाले ना, कोर्स ए में भी 4 टॉपिक्स हैं, कोर्स बी में भी 4 टॉपिक्स हैं, और 16 नंबर की व्याकरण है, 16 नंबर की व्याकरण है, ठीक है। तो जो भी, जैसे इसका आपको पहला आ रहा है, तो जो उत्तर आ रहा है, मान लो आपने सोच लिया कि मुझे खंड खा से ही स्टार्ट करना है, और बिल्कुल आपने स्टार्ट कर दिया, और खंड खा में जो पहला प्रश्न है वाक्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद की, इस वाक्य को इसमें बदलिए। और मान लो आपको दूसरा, पहले का दूसरा आपको नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उसके बाद तीसरा मत करना। मान लो ये आप दूसरा कर रहे हैं, तीसरे के लिए थोड़ी आप स्पेस छोड़ दो और फिर वहां कर दो। जो आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस छोड़ दो, ताकि जब याद आ जाए तो वहां लिख देना। यदि आपने स्पेस नहीं छोड़ा तो पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा, आप भूल जाओगे कि मैंने कौन सा उत्तर किया है और कौन सा नहीं किया। और हौच पौच बिल्कुल मत करना कि खंड खा का पहला, खंड घा का पांचवा, नो। खंड वाइज यदि खा कर रहे हो तो आप पूरा अच्छे से इसी को अटेम्प्ट करो, का कर रहे हो तो पूरा करो, ग कर रहे हो तो पूरा करो। इस तरह से एक दूसरे के खंड में एक दूसरे के प्रश्नों को बिल्कुल मत डालना। इसमें चेकर जो रहते हैं, बड़ा मतलब अजीब सा आपकी कॉपी चेक होने लगती है फिर कि क्या किया इस बच्चे ने, ठीक है। सिस्टमैटिक लिखना, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पर, अच्छे से लिखना, अच्छे से रचनात्मक लेखन में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों। चलिए तो लेते हैं आज के लिए अलविदा, मिलेंगे कल आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बस इतना ध्यान रखना कि आज जो अपठित अंश 14 नंबर, व्याकरण 20 और 22 नंबर हमने किया है, वो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इससे बाहर आएगा तो इसी में से, ठीक है। फ्रेमिंग तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है, समझ में आया, फॉर्मेट तो यही रहेगा। अब वहां प्रश्नों के शब्द चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन रहेगा यही। तो करूं मैं भरोसा आप पर, करूं मैं भरोसा अपने बच्चों पर कि रचनात्मक लेखन और अपठित अंश अब आप लोगों का 100% हो चुका है। वेरी गुड। तो मैं नाम लेना चाहूंगी, नीलम, दीपांशु, राम, कमलेश, विशाल, तनिष्क, हरप्रीत,
आर्यवीर बेटा, हम कल मिलते हैं लाइव सेशन में 2 से 5 और 6 से 9। तो तैयार रहिएगा कल की लाइव सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय।